आप सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बहुत अच्छे यस से। सर, क्लियर सर, क्लियर। ठीक है जी। जब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं, आज पहला दिन है, तो अपना दो दो रखिएगा और सभी लोगों का होगा। सर हैंग हो गया है। हाँ, कुछ नेटवर्क में दिक्कत आ रहा है लग रहा है। जी। हाँ जी, दो दो लाइनों में अपना परिचय और प्लीज कैमरा अपना सब लोग ऑन रखिएगा। मेरी क्लास में कैमरा ऑन करना जरूरी है। नमस्ते सर, मेरा नमस्ते जी। नाम इंद्रप्रीत है सर और मेरा आपसे ये सेकंड कोर्स है। मैं पटियाला से, पंजाब से हूँ। हाँ, आपने पहले यस सर। सर प्रणाम। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही, थोड़ी आवाज रुक के आ रही है। वही आ गया। हेलो। ऑल्टो ऑल्टो से पीछे कवर में कार खड़ी है। ऑल्टो से पीछे कवर में। हाँ, बस वहाँ उस कार पे आओ, उस गेट में। आ गया मेरा बेटा, बाहर आ गया। ओके भाई म्यूट कर लिया करो यार, जब बात करनी होती है तो। हाँ जी, दर्शन लाल जी है हमारे साथ। दर्शन लाल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। और बहुत अच्छा लगा जो बड़े क्लास में जुड़ते हैं, जितने भी बड़े हैं हमारे, उन सबको विशेष प्रणाम मेरा। बहुत अच्छा लगता है जब अपने से बड़े क्लास में आते हैं, मन खुश हो जाता है। दर्शन लाल जी बहुत शौक से सीखने के लिए आए हैं, आज पंजाब से हैं हमारे साथ। जी दर्शन लाल जी, सॉरी मैं आपका मजबूरी में नाम ले रहा हूँ, बड़े हो आप मेरे, लेकिन फिर भी अब अपने दो लाइनों में परिचय और उसके बाद फिर। ऑडियो ऑन कर लीजिए अपना सर, बताइए कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। सुरेश शाहरा बोल रहा हूँ सर, राजस्थान के एक कस्बे से बोल रहा हूँ, बांदीकुई से। हाँ जी सुरेश जी। आपके वीडियो देखता हूँ सर, आज पहली अच्छा, बार रूबरू होने का मौका मिला है। नहीं सर, वीडियो में भी रूबरू ही होते हैं। हाँ नहीं वैसे, लेकिन अब बात नहीं सामने हो बात हो पाती, गई ना। वन वे हाँ। होता है वो। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। और सर सर प्रणाम, सतीश शर्मा हूँ सर, मैं अलवर राजस्थान से सर। प्रणाम जी। और आपकी बहुत वीडियो देखी है और आपकी जो कई चीजें टिप्स हैं वो मैंने अप्लाई भी की थी और बहुत अच्छी लगी हैं वो। यूज करी और काम आई। बिल्कुल सर, बहुत बहुत अच्छा। जैसे जैसे सर जो जमीन के ऊपर जो गेट लगता है, जमीन पे अगर गेट रगड़ खाएगा ना तो हम्म। वो वाला, वो मतलब कई बंदों को बताया कि जैसे कहीं कहीं स्क्रैच आ रहा है, उसके शरीर पे बार बार एलर्जी हो रही है, तो बताया तो उसको पक्का लगा कि हाँ स्क्रैच हो रहा है तो। और ये मन- बाई चांस एक वीडियो मैंने पूरा डाल दिया था, जी उसमें ये सारा आ गया था। आमतौर से ऐसे वीडियोस डाले नहीं जाते, लेकिन वो मैंने जान के पूरा डाला था। मैंने तो कोई बात नहीं, लोग सीख रहे हैं तो सीखने दो, अच्छा है, किसी का काम सर, होता है तो। आपका सर मैं पीछे वाला जो वीडियो था, इससे पहले जो कोर्स आज लेके आए थे, तो उस समय थोड़ी प्रॉब्लम में है ना, मैं कर नहीं पाया, लेकिन मुझे इतना अफसोस था
कि मैं सर का वीडियो मिस कर दिया मैंने, लेकिन अब की बार तो मैंने सोचा कि चलो अब की बार तो सर का कोर्स करना ही करना है। ये बहुत लोगों ने बोला कि सर हमारा मिस हो गया, इसीलिए इतनी जल्दी दूसरा सेशन रखा, नहीं तो इतनी एक जल्दी जल्दी क्लास नहीं होती। एक ही क्लास जो है 20 दिन में दूसरी बार ये बैच हो रहा है, बल्कि ये सर तीसरा बैच है ये पिछले 25 दिनों में। ये सर ईश्वर की कृपा थी हम पे। सब पे है सर, हम पे, आप पे, सब पे है, जी तभी होता है। मैं खुद हैरान हूँ, ये सब्जेक्ट मैंने आज से 3-4 साल पहले पढ़ाना बंद कर दिया था। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, टाइम ही नहीं मिलता था। तो एक दिन ऐसे ही मेरे मन में आया कि ये वीडियोस तो मेरे पास पड़े हुए हैं और किसी के काम नहीं आ रहे, तो मैंने बाकायदा नेट पे वो सारे वीडियोस जो हैं ओपन कर दिए सबके लिए, और कंप्लीट कोर्स बिना कुछ छुपाए। जैसे वीडियो में तो अक्सर काट पीट कर देते हैं ना, जो काम की बात होती है वो छुपा लेते हैं। मैंने पूरा का पूरा वीडियो बिना किसी कट के ओपनली नेट पे डाल दिया, जिसको चाहिए वो देखे। तो फिर लोगों को आया कि सर वीडियो देख लिया लेकिन आपसे बात करनी है, तो मैंने 1-2 सेशन उन लोगों से बात करी। बात करने के बाद भी उनका पेट नहीं भरा, बोले नहीं सर हमें तो क्लास करनी है। मैंने कहा यार 3 साल हो गए मैंने तो ये पढ़ा, सर का वीडियो शायद हैंग हो गया। सर आपका साउंड नहीं आ रहा सर, कट से आ रहा है। हाँ कुछ नेटवर्क का इशू है, जरा 2 मिनट दीजिए, मैं सर थोड़ा सेटल करने की कोशिश करता हूँ। जस्ट गिव मी ओके 2 मिनट्स। हाँ हाँ जी। तो ऐसे ही ये दोबारा से सिलसिला शुरू हो गया, आप लोग साथ साथ जुड़ते जा रहे हो तो मेरा भी मन करता है चलो अच्छा है, सीखने को सिखाने को कुछ मिलता है तो अच्छा लगता है। और मजे की बात तो ये है कि आप लोगों को लगता है कि मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन बस फर्क इतना ही है कि मैं इस तरफ हूँ और आप उस तरफ हो, अदरवाइज तो हम स्टूडेंट ही हैं सब, तो सब सीख ही रहे हैं। तो मैं भी आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते बहुत कुछ सीखता हूँ, तो मुझे भी पढ़ाने में इसीलिए बहुत आनंद आता है। चलिए लोग ज्यादा हैं, हम इंट्रोडक्शन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो लोग अपना परिचय देना चाहें स्वेच्छा से वो दे दें, लेकिन कैमरा सबको ऑन रखना पड़ेगा, कैमरा किसी का भी ऑफ नहीं होगा। मैं कमल शर्मा, देहरादून से। और हाँ मेनली बस। वीडियोस तो मैंने काफी देखी आपकी, लेकिन मैंने कोशिश यही थी सुनने के लिए मैं आपको आया, क्योंकि मैं जो आपके इंट्यूटिव जो आप करते हैं उसका मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ। और मैं चाहूंगा भी शायद उसमें अगर कुछ हो तो मैं भी जुड़ना चाहूंगा। कोर्स तो ये देखो बहाना सर था वो तो, सिर्फ आपसे बात करने का, बस सर ये बोलने का। थैंक यू सो मच सर। देखो वो ना कभी कभी समय होता है जब माँ की कृपा साथ में होती है, तो 5 दिन आप लोगों के साथ हूँ, जिस दिन माँ की कृपा होगी तो वो बुलवा देगी जो कुछ बुलवाना है ना। जी उसके लिए मैं अपने को कुछ क्रेडिट नहीं देता, वो तो सिर्फ ऊपर वाले जी, की कृपा है, होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। वही कृपा सर हम भी चाहते हैं। सबको मिलती है सर, हमें भी मिली, आपको भी मिलेगी, कब देगा वो ऊपर वाला वो उसकी पहचानने की नजर सर गुरु ही देते हैं ना। वो इच्छा उसकी है सर, हमारा कुछ नहीं है इसमें। हाँ जी, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का। नमस्कार आपका आभा जी, कैसे हो आप? बस मस्त है। आपका पहला सेशन किया था, उसके बाद अभी लगता है कि थोड़ा उसमें कुछ लर्न किया था, लेकिन अभी और भी तो आपसे रूबरू हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और इस बार तो कुछ ना कुछ ज्यादा सीखेंगे और अप्लाई भी करेंगे।
आपने पिछली बार जो सीखा था और इस बार जो सीखोगे, ये एक मेरी अपनी इंटेंशनली ये कोशिश रहती है मेरी कि हर क्लास में कुछ वैल्यू एडिशन हो। Yes. जो आपने उस क्लास में सीखा था और जो आज आप सीखोगे उसमें भी बहुत अंतर होगा। हाँ जी। और यही क्लास आप 15 दिन बाद दोबारा करोगे तब भी उसमें बहुत कुछ एडिशनल होगा। हर क्लास में मेरे कुछ ना कुछ ऐड होता है, चाहे 3 महीने बाद हो चाहे 3 दिन बाद हो। और क्योंकि मैं मन से पढ़ाता हूँ, हाँ मन जी। में जो आ जाता है वो पढ़ा देता हूँ। मेरे पास सिलेबस नहीं है, नोट्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पीडीएफ नहीं है। मेरा मन है, मैं बोलता चला जाऊंगा, आप लोग सुनते जाना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं हर बार कहता हूँ अपनी क्लास में, जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच बीच में बोल बोल के टोक टोक के मेरा फ्लो मत तोड़िए। क्योंकि अगर मेरा फ्लो टूटा तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, नुकसान आप लोगों का है। उस फ्लो में से जो निकलना था मेरे मुंह से, जो मिलना था आपको, वो रुक जाएगा। और वो टूट गया तो टूट गया। इसलिए अपना घर, अपनी परेशानियां फिलहाल पहले 3 दिन साइड में रख दीजिए। 3 दिन सिर्फ मुझे सुन लीजिए। चौथे दिन देखेंगे, 5वें दिन आपको अपने घर की परेशानियां, आपकी परेशानियां कैसे हल हो सकती हैं। मेरे से जितना हो सकेगा मैं प्रयास करूंगा, ठीक है। लेकिन शुरू में ऐसा मत करिएगा कि अपने घर को लेके बैठ जाए। घर को लेके मत बैठिएगा। अभी सिर्फ मेरे साथ हो जाइए। मेरे साथ हो जाएंगे तो कुछ पाके जाएंगे, ठीक है। मेरा फ्लो नहीं तोड़ना, बस आप लोगों से एक हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है। बहुत हम्बल होकर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब मेरा फ्लो टूटता है तो कई बार मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तो मुझे परेशानी होती है। तो हो सकता है किसी को उस समय में बुरा लगे, क्योंकि जो टोक रहा होगा उसे बुरा लगेगा। मैं उससे पहले ही माफी मांग लेता हूँ। लेकिन मुझे ना टोकोगे तो आपका फायदा, मेरा कुछ नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार। राम राम जी सर, आपने ये क्लास दोबारा करी, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही, क्योंकि मैं लास्ट टाइम नहीं ज्वाइन कर पाई थी। आपको बताया था मदर एक्सपायर हो गए थे, तो मैंने मोबाइल वास्तु भी किया था, वो भी कुछ नहीं अटेंड हो पाया था, ये भी नहीं। बट आप दोबारा से कर रहे हैं, हमारी लक है। और आपकी हम्बलनेस और पेशेंस ही है जो सर ज्यादा अट्रैक्ट करती है। टीचिंग तो सभी करते हैं, लेकिन जो कर्टसी आप सिखाते हो वो बहुत मुश्किल है मिलना। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोगों के सर आपके पास आप लोगों यूनिक की है। नजरें हैं, आप ब्लेस करते हो, बस अपनी नजरों से ऐसे ही ब्लेस करते रहो मुझे। और यस सर, आपकी ब्लेसिंग्स भी चाहिए सर सबके लिए। चलिए, और कोई अपना जो स्वेच्छा से अपना परिचय देना चाहे। एक मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कैमरास ऑन रखिए। सर मोहित शुरू करता हूँ रेमेडी से। पहली बात, जो पहली चीज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसको सुन लो। जिन लोगों को कैमरा ऑफ होगा उनके पास पैसा आने में हमेशा दिक्कत होती होगी। मेरे बार बार कहने के बाद भी जो कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं, उनके घर में पैसे की दिक्कत आती जाती रहेगी हमेशा। नहीं है तो मुझे बता दो, जिनका कैमरा बंद है वो बता सकते हैं कि ऐसा है कि नहीं। और जो लोग कैमरा ऑन करके थोड़ा सा पछता रहे हैं कि यार क्या सर ने बोल दिया, अब तो खोलना ही पड़ेगा, पैसे वाली बात बोल दी तो अब मजबूरी में खोलना पड़ेगा, लेकिन मन नहीं है, उनकी भी परेशानी कम नहीं होगी। इसलिए मन से जुड़िए, कैमरे से मत जुड़िए। हाँ जी, हो गया। और कोई अपना परिचय देना चाहेगा? हाँ जी सर, हाँ जी बताइए। मैं रेनू बियानी, मैं एमपी में रहती हूँ और मैं फर्स्ट टाइम ही आपका ज्वाइन कर रही हूँ। मैं खाली फेसबुक पे देखा था, फिर मैंने ज्वाइन किया आपका। अभी म्यूट मैंने कर ली पीछे से प्लीज बाकी लोग। मैं फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन कर रही हूँ सर आपको। नहीं, फर्स्ट टाइम तो है। इस फील्ड से आप क्या पहले से जानते हो? मैं थोड़ा वास्तु का काम करती हूँ और थोड़ा अभी ज्योतिष का करती थी पहले, लेकिन बीच में छूट गया था, अभी वापस से स्टार्ट कर रही हूँ। अरे लॉकडाउन में तो जिनका छूटा था उन्होंने भी पकड़ लिया, आपका कैसे छूट गया? नहीं, मेरा लॉकडाउन में लोगों ने नहीं किया छूटा क्या था। है? यही सब तो सीखा है।
नहीं सर, मेरा एक्चुअली मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी ना बीच में, तो उस वजह से मेरा चल गया था। अच्छा अच्छा, तो मैं एकदम डिप्रेस हो गई थी, तो मेरा निकल गया ये। अभी मैं वापस से ज्वाइन कर रही हूँ सब। तो मुझे मौका लगा, मैंने बोला चलो आपका सीखने का अच्छा मौका है, सीखते हैं आपसे। आपको वापस ट्रैक पे आने के लिए अगर ये क्लास कुछ मदद करती है तो इससे ज्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकती। नहीं सर, हाँ सर, थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, परिचय ज्यादा सर करके, हाँ जी हाँ जी सर मैं नमस्ते, मैं पुणे से बोल रही सर। मैं हाँ जी, मीनाक्षी नमस्कार कोलेकर जी। मेरा नाम। हाँ जी मीनाक्षी जी। हाँ सर। हाँ सर, मैं यूट्यूब पे आपका प्रोग्राम देख के मैं ज्वाइन हो गई सर। आप तो एस्ट्रो वास्तु खुद करते सिखाते भी हो ना शायद। हाँ सर। तो फिर एस्ट्रो वास्तु करके बेसिक में क्यों आ गए? सर मैं ऐसा ही ज्ञान लेना चाहती थी सर, और ज्ञान कम से कम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेना चाहती हूँ मैं। एस्ट्रो से ज्यादा महावास्तु का कोर्स किया है सर। हम्म, हाँ जी सर। ठीक है। सर आपका रेमेडीज बहुत अच्छा है। मेरी नहीं है सब, किसी ने बनाई है, मैं तो सिर्फ आगे वर्क कर देता हूँ उसको। चलिए, क्लास शुरू करने से पहले हमारा एक नियम है कि क्लास में जब भी हम कोई चीज शुरू करते हैं सीखना, तो उससे पहले 2 मिनट के लिए ईश्वर का ध्यान करते हैं। अपने अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए 2 मिनट के लिए। 3 गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए आंख बंद करके, और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि वो हमारे साथ रहे, क्योंकि जब वो साथ हमारे होता है हम सीखते सिर्फ तभी है। ठीक है, 3 गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे सब लोग, और अपने ईश्वर का ध्यान करेंगे। ओम। ये जो हम आज कोर्स कर रहे हैं, ये है वास्तु फाउंडेशन कोर्स, VFC, जिसको आम भाषा में बोला जाता है आजकल। ये तो अलग अलग नाम है, कोई कुछ भी दे सकता है, लेकिन फाउंडेशन शब्द जो इसमें लगा है उसके मायने बहुत ज्यादा है। और उसके मायने क्या हैं वो समझना बहुत जरूरी है। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव। नींव क्या है, अगर वो नहीं समझा तो मकान कैसे बनेगा, बिल्डिंग कैसे बनेगी? आधार के बिना तो कोई चीज बनती ही नहीं। तो ये जो कोर्स है ये आधार है। और आमतौर से जो प्रचलित है इस कोर्स में कंटेंट जो पढ़ाए जाते हैं, मैं थोड़ा सा उससे एक्स्ट्रा आप लोगों को आज यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा, जो असल में इस विधा का हिस्सा नहीं है। जो आपका कोर्स है उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बिना आधार को समझा नहीं जा सकता। किसी चीज का आधार समझना हो तो उसका जो बैकग्राउंड है वो तो पकड़ना पड़ेगा ना। तो वास्तु का जो बैकग्राउंड है वो कहाँ से शुरू होता है, वहां से हम इसको पकड़ना शुरू करें। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनसे वास्तु किया जाता है, लेकिन बेस सबका कहीं ना कहीं एक है। सारी विधाएं ऊपर की चीजों को करेक्ट करने का माध्यम बताती हैं, लेकिन अगर किसी घर के रूट में ही गड़बड़ हो तो क्या होगा? आप ऊपर का वास्तु जितना मर्जी कर लो, गाड़ी का इंजन खराब है, एसेसरीज आप कितनी भी महंगी लगवा लो, गाड़ी तो बेकार है ना। एसेसरीज लगवाने से गाड़ी सुंदर दिख सकती है, लेकिन वो गाड़ी है? तो उसका इंजन ही खराब है तो वो तो गाड़ी नहीं है ना।
तो पहले देखते हैं कि गाड़ी हम खराब में तो नहीं बैठे हुए। खराब गाड़ी है कि नहीं है, उसके लिए उसका बोनट उठाना पड़ेगा, तब पता लगेगा इंजन अंदर है भी कि गायब हो गया, और है तो खराब तो नहीं है। तो वो समझने के लिए हमें पहले जहां पे वो मकान बना हुआ है उसके नीचे का हिस्सा, उसको समझना पड़ेगा वो किस जगह बना है। वास्तु में हम उसी का अध्ययन अगर करेंगे तो बहुत सी चीजें तो वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाती है। हालांकि आज के जमाने में प्रैक्टिकली उसको बहुत ज्यादा आप कर नहीं सकते। उसका रीजन ये है कि शहरों में फ्लैट्स में रह रहे हैं लोग। अब फ्लैट में तो जो है सो है, उसमें बहुत ज्यादा तो आप करेक्शन कर नहीं सकते। लेकिन पहले के जमाने में वास्तु जो बना था उसमें कंस्ट्रक्शन प्लॉट पे हुआ करती थी, लोगों के अपने अपने मकान होते थे और अपने अपने मकानों पे उनका बेस बनता था और उसके बाद आगे बिल्डिंग बन जाती थी। लेकिन अब वो फैसिलिटी या अब वो आज के जमाने में कहें तो वो लग्जरी है एक तरह की, कि अपने प्लॉट पे अपना मकान बनवाना, जिसको आजकल शहरों में बोलते हैं कोठी। शहरों में तो बहुत ही मुश्किल हो गया, मेट्रोज में। गांव में या छोटे शहरों में तो आज भी लोगों के पास जमीनें हैं जिसपे वो बन जाता है। सबसे पहले तो ये समझ लेना आप लोग कि वास्तु किस हद तक आपके साथ काम करता है, क्योंकि कोई भी विद्या सीखो लेकिन वहम नहीं करना कभी, भ्रम में मत रहना। होता क्या है हमारे यहाँ कि वास्तु वाला टीचर बोलेगा वास्तु ही जान लो बस, इसके अलावा कुछ और जानने की जरूरत नहीं। न्यूमरोलॉजी बोलेगा न्यूमरोलॉजी जान लो, इससे आगे जानने की जरूरत नहीं है ना। एस्ट्रोलॉजी वाला बोलेगा इसके बिना तुम्हें कुछ हो ही नहीं सकता। सब अपनी अपनी विधाओं को बोलते हैं कि बस ये फाइनल है और इसके बाद तो दुनिया खत्म है, इसके बाद तो कोई विद्या बचती ही नहीं है अगर तुम्हें ये सीख लिया। लेकिन मैंने इस बात पे कभी यकीन नहीं किया, कभी भी यकीन नहीं किया। मैं अपनी जिंदगी की अपनी बहुत सारी परेशानियों में जब घूम रहा था, कल ऐसी क्लास हो रही थी तो मेरे एक स्टूडेंट ने बोला, कह रहा सर आपसे मिलने से पहले, एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं वो, मैं 1-2 दिनों में उनका वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। कह रहे सर आपसे पहले मैंने 650 लोगों को अपनी जन्मपत्री दिखाई और मैं परेशान हो गया। हिमालय पे जाने तक की सोच ली थी कि हमारा तो जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता। जिस पंडित को दिखाओ वो ऐसी बातें बता देता था कि लगता था ऐसी जिंदगी से तो फिर हिमालय पे ही चले जाना बढ़िया। कह रहा अपनी पत्री को पढ़ना ही नहीं आया, परेशान हो गया। और जब परेशान हो गया तो फिर ये डिसाइड किया आपका वीडियो देख के कि पंडितों को छोड़ो, खुद ही सीख लेते। और मैं भी ऐसे ही आया था इस लाइन में। जब मैं परेशानी के दौर से अपने गुजर रहा था तो मेरी मम्मी, मेरी नानी पंडितों के, मम्मी पापा तो मानते नहीं, फौजी आदमी, तो मेरी मम्मी और मेरे नानी पंडितों के पास ले लेके मेरी पत्री घुमा करती थी और मुझे भी बड़े सारे उपाय कराया करती थी, लेकिन होता जाता कुछ नहीं। 20 पंडितों को दिखाते थे तो 20 नई बातें पता लगती थी। जब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, परेशान हो गया, तो मैंने कहा यार छोड़ो, पंडितों को खुद ही सीख लेते। वहां से मेरी ये यात्रा शुरू हुई। मेरी फाउंडेशन नहीं कभी ये मेरी फाउंडेशन है। आवाज म्यूट कर लीजिए पीछे से प्लीज। यहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई और जब शुरू हुई और सीखना शुरू किया, प्लीज म्यूट कर लीजिए सब लोग। आप बार बार अनम्यूट कर रहे हो प्रदीप जी, प्लीज म्यूट कर दीजिए, नहीं तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा। जब मेरी ये यात्रा शुरू हुई तो मैंने ये देखा कि अगर न्यूमरोलॉजी गड़बड़ है तो एस्ट्रोलॉजी खराब हो जाती है, वास्तु गड़बड़ है तो एस्ट्रोलॉजी खराब हो जाती है, ये करो तो वो गड़बड़ हो जाता है, वो करो तो ये गड़बड़ हो जाता है। मैं एक एग्जांपल अपनी हर क्लास में देता हूँ, आप लोगों को भी दे रहा हूँ।
मेरे एक क्लाइंट है, मैं उनके घर गया वास्तु करने के लिए, कुछ साल पहले की बात है, अब तो मैं जाता नहीं। उनके घर वास्तु करके आया, और जब मैं वास्तु करता हूँ वो इतना सटीक है कि रिजल्ट आना ही आना है। अगर वो, क्योंकि मैं पहले उसको पत्री में देख लेता हूँ कि भाई वो इवेंट होनी है कि नहीं होनी। ज्योतिष का ये एक फायदा है, अगर होनी है तो फिर वास्तु में कहीं अड़चन है उसको ठीक कर दो, इवेंट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई इवेंट होनी ही नहीं है, आप जितना मर्जी वास्तु करते रहो, नहीं होगा, क्योंकि आपके पास वो किस्मत में लिखा नहीं ना, तो वो कैसे हो जाएगा। जो लिखा है किस्मत में वो हो जाए आसानी से, उसमें वास्तु काम आता है। उनकी पत्री बता रही थी कि ये काम होने वाला है, वास्तु में कुछ अड़चन थी, मैं जाके ठीक कराया। महीने भर बाद बोले कि यार कुछ नहीं हुआ। मैं कहा, ऐसे हो ही नहीं सकता, नवी मुंबई के हैं वो। कह रहे नहीं कुछ नहीं हुआ। बात होती रही, एक दिन हुई, 2 दिन हुई। जब मेरे को सामने वाले से जब पूछो ना तो वो नहीं बताता, फिर मैं क्या करता हूँ, उसके साथ गप्पे मारने लग जाता हूँ। गप्पो गप्पो में आदमी सच बता देता है। तो उनसे जब 3 दिन 4 दिन तक मैं फोन पे 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा गप्पे मारता रहा, तो उन्होंने बताया, बोले यार वो असल में ना ऑफिस में एक न्यूरोलॉजिस्ट आया था। कोई न्यूरोलॉजिस्ट हो तो मुझे क्षमा करें प्लीज। हाँ, उसने क्या किया, वो बोला सर आपका ना नाम गड़बड़ है, आपका नाम 9 नंबर पे ले आऊंगा, आपका भाग्य चमक जाएगा। उसने नाम की स्पेलिंग चेंज करी, 9 नंबर पे ला दिया। जो ग्रह उनका खराब था वो मंगल था। मैं घर से सामान हटा के आया, उसने नाम में 9 ला दिया। मैंने कहा सर ये क्या किया आपने। तो बोले यार ये तो एक आया था उसने बता दिया, मैंने कर लिया। मैंने कहा आपको कोई भी बता देता आप कुछ भी कर लेते, तो फिर मेरे से रिजल्ट क्यों मांग रहे हो, फिर तो उससे मांगो। कह रहे नहीं नहीं अब मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं कहा हाँ, अब मुझे टाइम दिया तो मुझे मेरा टाइम करने दो पूरा, जितना टाइम मुझे चाहिए। फिर वो बातों बातों में जब एक चीज पकड़ में आई ना, तो फिर बोले मैंने अपना सिग्नेचर भी चेंज किया। मैं बोला सिग्नेचर में क्या किया आपने। बोले कि मैंने सिग्नेचर के नीचे अंडरलाइन लगानी शुरू कर दिया, किसी ने मुझे बताया, सो कॉल्ड ग्राफोलॉजिस्ट ने, कि सिग्नेचर में अंडरलाइन लगाना शुरू कर दिया। सिग्नेचर के नीचे अंडरलाइन भी मंगल है, अंकों में 9 भी मंगल है, तत्वों में अग्नि तत्व भी मंगल है, ये सब एक ही है। अब तत्व जो वास्तु जानता है उसको तत्व दिखेगा, वो लाल 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 बोलेगा, अग्नि तत्व अग्नि तत्व। न्यूरोलॉजी वाला 9 नंबर मंगल बोलेगा, 9 इज मंगल, 9 इज मंगल। और मेरे जैसा होगा तो वो सब जगह मंगल ही मंगल देखेगा, लाइन में भी, सिग्नेचर में भी, नंबर में भी, घर में भी मंगल ही मंगल छाया, और मंगल ही उनका काम बिगाड़ रहा था। तो एक जगह में ठीक करके आया तो ग्रह ने दूसरी जगह पकड़ लिया, दूसरी जगह उसको ठीक किया तो उसने सिग्नेचर में जोड़ दिया, और ऐसे करके वो इवेंट नहीं हो रही, क्योंकि जो प्रॉब्लम वाला ग्रह था वो कहता है मैं छोड़ूंगा थोड़ी। अब ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये आप कब जानोगे, जब आपको ये चारों चीजें, तीनों चीजें आती होंगी। अगर आपको न्यूमरोलॉजी नहीं आती तो हुआ करें 9 नंबर पे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो वास्तु कर दिया, अब आपका काम हो जाएगा। नहीं होगा, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और ये एक दूसरे से जुड़ी होने के चक्कर में मैं इतनी सारी चीजें सीखता चल रहा हूं। कुछ कोर्स तो ऐसे हैं जो मैं पढ़ा नहीं था, टाइम नहीं। मोबाइल वास्तु का कोर्स, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा कोर्स है। अभी तक इंडिया में कोई और नहीं पढ़ा था, मैंने पिछले दिनों पढ़ाया। इंडिया में कोई नहीं है जो मोबाइल वास्तु करता हो। यहाँ पे है कोई जिसने मोबाइल वास्तु किया है, मेरे से क्लास अटेंड किया प्रॉपर तरीके से। आपने नहीं दी, आप तो नीतू जी कर नहीं पाए थे ना। प्रियंका आपने करी थी। हाँ जी सर। बताना जरा इन लोगों को कि क्या उसका है एक्सपीरियंस आपका। सर मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मैं बहुत फोकस हो गई हूँ, जो कि बिल्कुल भी नहीं थी मैं। अब क्या किया आपने।
मैंने अपने मोबाइल ऐप्स में से 50-60 आई थिंक सो, इससे ज्यादा मैंने चीजें डिलीट की अपने फोन में जो से। मोबाइल वाच तुम्हें सिखाया वो किया और उसके करने के बाद आपको फर्क पड़ा? हाँ जी सर, कितनी देर में पड़ा? विद इन अ वीक। एक सेटिंग वाला वो भी था सर, टेस्टिमोनियल हाँ, आपका। सेटिंग भी बहुत लास्ट सारे बहुत सारे मैंने देखा है वो वीडियो। अच्छा, वो लीक हो गया? सर आपके बहुत वीडियो देखे। ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कोई किसी से अलग नहीं। इस चक्कर में सब सीखनी पड़ गई। तो जब मुझे कोई कहता है कि सर इसके बाद कोई कोर्स तो नहीं करना पड़ेगा, मैं कहता हूँ भैया अभी तक तो ये दिन मेरा नहीं आया, 16 साल से मैं सीख ही रहा हूँ, आपका कब आएगा मुझे पता। ठीक है, ये बताया आपको इसलिए कि कोई अगर ये समझ के आया कि वो वास्तु कर लेगा और उसकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम ठीक हो ही जाएंगी, अगर ऐसा कोई समझ रहा है तो वो गलत सोच। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अगर मैं ठीक करा भी दूंगा तो आप दूसरी जगह से कहीं किसी से जोड़ लो, ग्रह छोड़ता नहीं, वो अपनी जगह पकड़ लेता है। तो आपको सारी चीजों की समझ होनी चाहिए, तब आप कहीं उससे पीछा छुड़ा पाओगे, नहीं तो नहीं छुड़ा पाओगे। ठीक है, तो ये एक फ्रेम है जो मुझे सारी जिंदगी उलझा के रखे हुए आज तक, और उसके चक्कर में मैं एक से एक बात दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी चीजें सीखता चला गया, और मेरे सीखने का आज भी अंत नहीं, मैं आज भी सीख ही रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा आप सब स्टूडेंट हो और मैं स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन सबसे आगे वाली सीट पे बैठा हूं, बस इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं। तो वास्तु सीखना वहम नहीं सीखना, वास्तु में ये बड़ी दिक्कत है। अभी परसों से एक क्लास कर रहा था, उसमें मैंने एक डोर के बारे में बताया, तो बोला सर डोर की कुंडी कैसी है? तो डोर की कुंडी पे मत जाना, डोर तक ही रहना। ठीक है, किचन में सौंफ भी रखी है, हल्दी भी रखी है, हींग भी रखी है, सबके अलग अलग मत पकड़ने लग जाना, रसोई रसोई होती। इतनी डिटेलिंग में नहीं जाना, सिंपल रहना, सादे दिमाग से आराम से सीखना। सॉल्यूशंस मिलते हैं जीवन में, इसी से मिल जाएंगे ऐसा प्रॉमिस मैं नहीं करता। आपके सीखने की शुरुआत है, सीखना शुरू किया है, रास्ते पे चल पड़े हो, मुझे 16 साल हो गए चलते चलते, थोड़ा समय आप भी चलोगे तो रास्ते आपको भी मिल जाए। ठीक है, ऐसा मत समझ लेना कि आज बस इन 5 दिनों के बाद जो है आप दूसरे गोल्ड घर का मेडलिस्ट वास्तु हो जाओगे। और मैं आचार्य वाचार्य की डिग्री विग्री मांगता नहीं। ठीक है, कि मेरा फलाना वाला कोर्स कर लो तो मैं आचार्य बना दूंगा, मेरे पास अपनी कोई डिग्री नहीं। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने नाम के पहले एस्ट्रो लगाना शुरू किया, नहीं तो लोग अपने नाम के आगे गुरुजी और पता नहीं महागुरुजी और फलाने गुरुजी और ढिकाने गुरुजी लगा लेते, आचार्य और पता नहीं क्या क्या। मेरे नाम के आगे ना कुछ है और ना इस जीवन में कुछ होगा। मैं एस्ट्रो राजीव हूँ, एस्ट्रो राजीव अरोड़ा, बस इतना ही था, मैं कोई गुरु वुरु नहीं हूँ। ठीक है, तो पहले अपने को तैयार कर लीजिए कि आप किस प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं। ठीक है, मेंटली तैयार हो इस चीज के लिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इतना ही मिलेगा। चलिए, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दा है हमारा वास्तु। जो ये वाला वास्तु आप सीख रहे हो, ये 5 एलिमेंट पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है। वास्तु एलिमेंट्स पे बेस्ड भी होता है, प्लैनेट्स पे बेस्ड भी होता है, नक्षत्रों पे बेस्ड भी होता है, और कुछ और पद्धतियां हैं उन पे भी बेस्ड होता है। आप जो सीख रहे हो ये एलिमेंट बेस्ड है, ये सबसे बेसिक है। एलिमेंट्स कितने होते हैं आप लोगों को पता ही होगा। अच्छा, जो नए स्टूडेंट हैं उनको, उनसे पूछ रहा हूँ मैं, जो पुराने मेरी क्लास में इसमें आए हुए हैं उनसे नहीं। आप लोग एक शब्द अक्सर यूज करते हो, भगवान भगवान, है ना? भगवान ने मेरे साथ क्या किया, भगवान ये क्यों नहीं देता, भगवान वो क्यों नहीं देता। भगवान का फुल फॉर्म मालूम है किसी को? सर मालूम है। तो फिर आप मत बताओ, बाकी किसको मालूम है? और किसको मालूम है? सर मालूम है मेरे को। चलो ठीक है, मानने वालों की संख्या अच्छी है इसका मतलब। आपका वीडियो फेमस हो रखा है सर। अच्छा, ये भी चला गया, मेरे को ध्यान ही नहीं, सच बोलता हूँ। कभी कभी ऐसी ही वीडियो डाल देता हूँ मैं, ले जाओ यार, कोई बात नहीं, वो उसमें चला गया वो। उसमें है। भगवान, भगवान में 5 एलिमेंट छुपे हैं। 5 एलिमेंट छुपे हैं। 5 एलिमेंट छुपे हैं। भगवान, भगवान में 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 5 एलिमेंट छुपे हैं।
पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, ये पंच तत्व हैं। इन्हीं पंच तत्वों के बेस पे ये सृष्टि पूरी बनी है। इस सृष्टि की रचना इन 5 एलिमेंट्स के बेस पे ही हुई है। ठीक है, कौन कौन सा? बा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। नीर मतलब पानी। ठीक है, इन 5 एलिमेंट्स के बेस पे ही सारी प्रकृति चलती है। हमारा शरीर भी इन पंच तत्वों से बना है। इस धरती पे ईश्वर का रचा हुआ कुछ भी है, सब उसी का ही रचा हुआ है। तो वो 5 एलिमेंट पे बेस्ड ही है। अब इन 5 एलिमेंट्स के बीच में अगर कोई इक्वेशन बिगड़ जाए तो प्रकृति जो है अपना रौद्र रूप दिखाती है। कभी पहाड़ हिला देती है, कभी नदियों में पानी बहा देती है, कभी बांध तोड़ देती है, कभी बादल फट जाते हैं, कभी जंगल जला देती है। ये सब होता रहता है। ये प्रकृति के साथ जो हमने अन्याय किए हैं उनका कारण है, उनकी वजह से ये सब होता है। ठीक है, तो ये प्रकृति का जो सिस्टम है, पहले इस सिस्टम को समझ लेते हैं। ये सिस्टम है क्या, ये सिस्टम कैसे काम करता है, क्या काम करता है, और इसका इस कोर्स में हम आगे जाते जाते समझेंगे इसका हमारी लाइफ में कितना रोल है जो ये प्ले करता है। ठीक है, चलिए 5 तत्व 5 एलिमेंट्स पे थोड़ा सा बाद में आता हूँ। उससे पहले कुछ और बता देता हूँ। वीडियो देख लिया आप लोगों ने तो पता ही होगा, मैं ऐसे उसको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। जो जमीन होती है ना, जिस पे हम मकान बनाना शुरू करते हैं, वो जो जमीन हमारे भाग्य में आती है, हमसे जोड़ती है, वहां से हमारा वास्तु शुरू हो जाता है। जो लोग ज्योतिष के जानकार हैं उनको, अगर वो वहां तक पहुंचेंगे मेरे साथ तो मैं उनको बताऊंगा। आपकी पत्री में पीछे से कोई बच्चा आवाज लगा रहा है, थोड़ा म्यूट कर दीजिए। पापा पापा आ रही है आवाज। जब कोई जमीन हम लेते हैं ना, तो उसके साथ हमारा भाग्य जुड़ जाता है। कई बार आपने सुना होगा किसी किसी से कि उस मकान में हम बहुत ज्यादा फले थे, इस मकान में आके नुकसान हो गया। ऐसा बहुत बार सुना होगा आपने। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो मैंने देखी अपनी लाइफ में, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उसके, कि बहुत छोटी सी कोई जगह है, उससे वो खानदान बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। लेकिन वो छोटी सी जगह उनके पास आज भी है, हमारी फैमिली में ही। और मैंने एक एक्सपीरियंस देखा, मेरे ऑफिस के साथ में एक ऑफिस था, उन्होंने अपना काम एक जगह से शुरू किया, बहुत बड़ा काम हो गया, अगर जगह छोटी पड़ने लगी उनको, ऑफिस को छोटा पड़ने लग गया। और जब ऑफिस छोटा पड़ने लग गया तो उन्होंने सोचा कि यार कोई नई जगह ले लेते हैं। तो उन्होंने वो वाला ऑफिस बेच दिया और उसको बेच के कुछ उसमें पैसे अपना ऐड करके उन्होंने कोई बड़ी बिल्डिंग ली। और जब से उन्होंने बड़ी बिल्डिंग ली तब से आज तक, पेट्रोल तो अभी महंगा हुआ है लेकिन उनके पास पेट्रोल डलवाने के पैसे तो उससे पहले भी नहीं थे, जब 70 रुपए में पेट्रोल था। और एक टाइम में उनके अपने जहाज थे, पायलट की ट्रेनिंग देते थे। फिलीपींस में उनके अपने जहाज है, जो ट्रेनिंग वाले जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना, सिमुलेटर्स नहीं, जहाज अपने अपने थे। इतनी बड़ी हैसियत, ठीक ठाक ही होंगे, मतलब हम तो कार भी लोन पे लेते हैं, उनके जहाज थे लोन पे, उन्होंने भी लिए होंगे लेकिन ठीक ठाक लोन होगा, है ना। लेकिन नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने के बाद से सब डूब गया, धीरे 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 सब खत्म हो गया। घर में बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी जिसकी पार्किंग भी दिल्ली में मिलना आसान नहीं है आजकल, लंबी वाली गाड़ी, लेकिन घर से बैटरी रिक्शा से आते जाते, क्योंकि उस गाड़ी में तेल नहीं पड़ता, तेल पीती है वो, तो पैसे हैं नहीं। ये वीडियो प्राइवेट नहीं करूँ, प्राइवेट ही रखूंगा, नहीं तो उन तक पहुंच ना जाएगी। अड़ोस पड़ोस की दुकानों से दवाइयां भी उधार लेते हैं,
ऐसी हालत है। अब आप इससे समझिए। और एक फैमिली में ऐसी जानता हूं जहां पे उनकी छोटी सी दुकान है, कनॉट प्लेस। जो लोग दिल्ली से दिल्ली के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, उनको पता होगा, कनॉट प्लेस में उनकी दुकान है। और सीढ़ियों के नीचे जो होती है ना जगह, सीढ़ियों के नीचे दुकान निकल आती है, जो शटर लगा देते हैं आगे, झुकी हुई दुकान। वहां पे उनको 1948 में दुकान उन्होंने दी थी। वहां से उन्होंने कपड़े का काम शुरू किया। जिन्होंने ली थी वो तो इस दुनिया में अब नहीं है। उनके जो आगे के बच्चे हैं वो आज उस हैसियत पे पहुंच गए हैं कि जहां देख पहुंचने का लोग सपना देखते हैं। इतना बड़ा ब्रांड है वो अपने आप में, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी फैमिली से ही है। वो ब्रांड है अपने आप में बहुत बड़े, दिल्ली में रेपुटेशन है, अब तो नेशनली हो रही है। लेकिन वो जो छोटी दुकान है ना, वो उस फैमिली के पास आज भी बैठता कोई नहीं है, लेकिन दिवाली पे आगे पीछे जाना, साफ करना, धूप बत्ती करना, पूजा पाठ करना। दिवाली पे और कहीं की पूजा पाठ हो ना हो, वहां की जरूर होती है। पूरा परिवार एक साथ जाता है। अंदर बैठने की जगह नहीं है, छोटी सी जगह है, लेकिन वो लोग जाते हैं। उस जगह को उन्होंने आज तक छोड़ा नहीं, क्योंकि वो वहीं से बने हैं। अब उनको पता था कि ऐसा होता है, कि उन्होंने श्रद्धावश उस दुकान को अपने पास रख लिया, मुझे नहीं पता। कभी मौका मिला तो पूछूंगा उनसे, लेकिन वो दुकान उनके पास आज भी है। तो हर जगह का भाग्य होता है। और अगर ईश्वर करे कोई आपको ऐसी जगह मिल जाए जहां से आपका भाग्य बने, तो कोशिश करना है कि उसको छोड़ो मत। थोड़ी महंगी भी मिले, और खरीदने की अगर आपको लगे कि आप खरीद सकते हो या उस पर किसी भी तरीके से बने रह सकते हो, तो महंगे से महंगी डील भी आपके लिए सस्ती है, क्योंकि वो जगह ही आपका भाग्य है। जिस दिन भाग्य बिगड़ेगा, वो जगह छूट जाएगी। जब समय खराब आता है या अच्छा आता है, अच्छे से शुरू करते, खराब से क्यों शुरू करें। जब समय अच्छा आता है तो आपके आसपास की चीजें अपने आप जुटने लग जाती हैं। अच्छी जमीन, अच्छे लोग, अच्छे रिश्ते, अच्छी सलाहें, ये सब आपके आजू बाजू जुटना शुरू हो जाता है अपने आप। और जब समय खराब आता है ना, तो सबसे पहले यही लोग बदल जाते हैं। और आपको अक्सर सुनने को मिला होगा, अच्छे दिनों में तो मेरे साथ सब थे, आज मुझे कोई दिखता भी नहीं। बोलते हैं ना लोग, ये पहचान है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। आपकी एनर्जी उसकी एनर्जी मैच करती थी तो एक साथ थे, आज आपकी और उसकी अलग अलग हो गई तो अलग अलग हो गए। कॉलेज के दो लड़के, दो दोस्त, जिगरी यार, कॉलेज में तो सब बराबर होते हैं। पढ़ के निकले, एक करोड़पति बन गया, एक 15,000 रुपए की नौकरी कर रहा है। आप उन दोनों को कभी बनते हुए नहीं देखोगे दोस्ती में, उनकी दोस्ती नहीं बचेगी, क्योंकि दोनों की ऊर्जाएं अलग अलग हो गई। एक के साथ मिलियनेयर की एनर्जी जुड़ी हुई है, एक के साथ 15,000 रुपए की एनर्जी जुड़ी है। दोनों दोस्त हो नहीं सकते। वो बस ऐसे ही कभी मिल सकते हैं, जैसे सुदामा कृष्ण को मिले थे, लेकिन दोनों में फर्क है। कृष्ण कृष्ण है, सुदामा सुदामा है। कृष्ण और सुदामा, कृष्ण कितना ही उसका मान कर ले, उसको कुछ भी दे दें, वो तो भगवान थे, वो तो कर सकते हैं। लेकिन आजकल के लोग कृष्ण नहीं, वो छोड़ देते, क्योंकि दोनों की एनर्जी डिफरेंट है। हम सब लोग अपनी ऊर्जाओं से चलते हैं। मेरी और आपकी ऊर्जाएं मुझे और आपको कामयाब या नाकामयाब बनाती हैं। किसी का समय कैसा चल रहा है जानने के लिए किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं। आपको देखना है ना आपका समय कैसे चल रहा है, तो अपनी संगत को देख लो, उनका समय कैसे चल रहा है। निकम्मे का दोस्त निकम्मा ही होगा। मेरे एक कोई जानकार है, उनका बेटा कुछ काम वाम नहीं करता, 30-32 साल का हो गया, वो कुछ नहीं करता। माँ बड़ी परेशान है।
मेरे से कह रही राजीव जी इसकी ना एक लड़के से दोस्ती हुई, वो लड़का सक्सेसफुल था और मैं हैरान, वो इन चीजों को समझती है सारा। कह रही राजीव जी मैं हैरान, इसके काम काज वाले लोगों से दोस्ती कैसे हो, ये तो निकम्मा है, अपने बेटे के लिए खुद बोलती, इसकी दोस्ती कैसे हो गई काम वाले से, इसके दिन लगता है अच्छे आने वाले, कैसे बोला उन्होंने, बड़ी उम्मीद से। माँ को हमेशा उम्मीद होती है कि बच्चा शायद कभी तो ठीक होगा। थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, वो जो अच्छा लड़का था, जो अच्छा कामयाब था, उसका भाई निठल्ला था, इसकी और उसकी खूब छनने लग गई, वो बड़ा भाई हट गया बीच में से, निठल्ले निठल्ले दोनों दोस्त हो गए बढ़िया। अब दोनों के पास माँ बाप ने क्रेडिट कार्ड दे रखा, आजकल ये बीमारी है। दोनों जाए खाए पिए, बिल बाप भरे, आज भी यही उनका हाल है। आपकी संगत में जो लोग हैं वही आपका भविष्य है। अगर आपकी संगत में नाकामयाब लोग हैं तो आप नाकामयाबी की तरफ चलना शुरू कर चुके हो, ध्यान रखो। एक बात अक्सर कही जाती है, आप लोगों को सुन के थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन लॉजिक जो बता रहा हूं उसको समझोगे तो शायद समझ में आ जाए। मैं इसका भला करना चाहता हूं, ये बहुत आता है ना मन में, मैं किसी का भला करना चाहता हूं। उसको पैसे देके छोड़ देना, उसके साथ मत जुड़ जाना, उसको अपने धंधे में मत जोड़ लेना। अगर एक नाकामयाब आदमी को आपने पार्टनर बना लिया तो दो ही चीजें होंगी, या तो वो तर जाएगा या आप डूब जाओगे। फिर चल पड़ा तो वो भी तर जाएगा आपके साथ साथ, है ना, नहीं तो आपको डुबो देगा। तो उसको मदद करनी हो कर देना, 10-20 50,000 लाख 2 लाख जो देने दे देना। लेकिन एक नाकामयाब आदमी को अपने दुकान पे, अपने बिजनेस में, अपने जोड़ीदारी में कभी भी हिस्सा मत देना। अगर दे दिया तो आपने उसकी फेल्ड एनर्जीज को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि अब आपकी एनर्जी भी फेल होने वाली, करोगे ही तब। अपने बच्चों की संगत देखो, उसके दोस्त कामयाब है ना, बड़े बड़े लोग हैं ना, सक्सेसफुल लोग हैं ना, आपके बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा, चिंता मत करो। और अगर उसके दोस्त खराब हैं, फेल्ड हैं अपनी लाइफ में, बिगड़े हुए हैं, तो अगला नंबर आपके बच्चे का है। पत्री क्या करेगी, वास्तु क्या करेगा? अपने आसपास दिखना शुरू करो, आप किन लोगों से घिरे हुए हो। हम जैसे होते हैं, हमारी संगत वैसे ही लोगों से होती है। एक आर्टिस्ट है, दूसरा आर्टिस्ट के साथ ही दोस्त बनेगा। मैं गिटार बजाता हूँ, मेरा दोस्त गिटार बजाने वाला होगा, मेरी संगत उसी के साथ अच्छी होगी। चल यार बैठते हैं, दोनों गाना बनाते हैं। कोई पेंटर होगा, दोनों बैठ के पेंटिंग करेंगे, गाने वाला गाना गाएगा, जुआ खेलने वाला जुआ खेलेगा, शराब पीने वाला शराब पिएगा। जो जैसी संगत में होगा वही तो करेगा। अपनी एनर्जीज को पहचानना है तो अपने आजू बाजू के माहौल को देखना शुरू करो, आपको अपना भविष्य दिखेगा, जो उनका है वही आपका होने वाला है। इससे अच्छी एस्ट्रोलॉजी, इतनी आसान और कोई तरीका नहीं हो सकता, और ये कभी गलत नहीं निकलता। मैंने बहुत ट्राई किया ये। तो सबसे पहले वास्तु में इस हिस्से को ठीक करना, ये भी वास्तु का ही पार्ट है। क्योंकि कोई भी तत्व, कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र आपसे डायरेक्ट हेलो हाय तो करने आने वाला नहीं, वो तो कहीं और बैठा है मीलों दूर। उसे जब आपसे हेलो हाय करनी है ना, आपका हाथ तोड़ने मरोड़ने के लिए या आपके हाथ में गोल्डन हैंडशेक करने के लिए, जो भी करने आएगा, तो वो किसी ना किसी को अपने रूप में ढाल के आपके सामने लेके आएगा। आपका शनि अच्छा है या खराब है, तो सामने से जो आ रहा है वो अच्छे शनि वाली को आपके पास भेज देगा, जा भाई तू भी अच्छा है, इसको भी अच्छा कर दे। और खराब होना होगा तो खराब वाले को भेजेगा। ये ऊर्जाओं के खेल हैं। आप उसको प्लैनेट से देखो, नक्षत्र से देखो, वास्तु से देखो, ज्योतिष से देखो, फॉर्मूले कई सारे हैं, कहीं से भी देख सकते हो। देखना इन्हीं को पड़ेगा।
तो अपनी सराउंडिंग्स और खासतौर से अपने बच्चों की सराउंडिंग जरूर देखना और उस पर काम करना, सबसे अच्छा वास्तु है। वास्तु हमारे सराउंडिंग्स में फैली हुई चीजों को ठीक करने की विद्या है। तो दोस्त भी उसी में आते हैं, संगत भी उसी में आती है, आदतें भी उसी में आती है। अग्नि तत्व अग्नि तत्व अग्नि तत्व खराब है खराब है, यहाँ पे खराब है। मेरे घर में तो है ही नहीं सर उस दिशा में अग्नि तत्व। अच्छी बात है, मान लेते हैं आपकी बात। बेटा जिम करता है, बोले हाँ वो बहुत अच्छा जिम करता है, जिम के बिना तो वो रहता ही नहीं। कहाँ करता है? उसी दिशा में करता है। अग्नि तत्व जिम से भी है। जब शरीर चलता है, मेहनत करता है, खून का आप में जो दौरा है वो बढ़ता है, तो भी आपके अंदर का अग्नि तत्व एक्टिव होता है। जरूरी थोड़ी दीवार ही लाल रंग की हो। ये सब तत्व हैं, दोस्त भी तत्व हैं। आपके शरीर के अंदर जो घूम रहे हैं चीजें, वो भी तत्व हैं। सब तरफ से देखना पड़ेगा। इसी चक्कर में इतनी सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, और आप लोगों को सम अप करके एक ही में बता रहा हूं घोल के, ताकि मेरे अगले स्टूडेंट तैयार हो जाए अगली क्लास के लिए। वो तो व्यापारी आदमी हो, तो धंधा भी तो करना है ना। लालच दूंगा तो आ गया होगा, ठीक है। असल में काम अटक जाते हैं ना, तो फिर आदमी परेशान होता है, उसको कारण नहीं मिलता। वो कहता है यार वास्तु भी कर लिया फिर भी नहीं हुआ, तो कर लिया होगा वास्तु। बिगाड़ कौन रहा है उसको पहचानो ना, वो भी तो पहचानना पड़ेगा। किस तरह वास्तु ही सब कुछ करेगा। तो फाउंडेशन यहाँ है। हमारे जो अंदर असर आता है वास्तु का, वो सब तरफ से आता है। अब आते हैं घर पे, कि हम सीख रहे हैं घर का वास्तु। घर जब हम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे भाग्य का निर्धारण उस घर की मिट्टी करती है जिस घर पे वो मना है। मिट्टी 4 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? पीली मिट्टी, काली मिट्टी, ब्राउन मिट्टी, और कौन सी होती है भूल गया। सफेद, नहीं सफेद लाल नहीं होती है, लाल लाल मिट्टी, सॉरी लाल लाल मिट्टी। इसको याद करने का ऑर्डर है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण को पीली मिट्टी, क्षत्रिय को ब्राउन मिट्टी, वैश्य क्षत्रिय को रेड मिट्टी, वैश्य को ब्राउन मिट्टी, और शूद्र को काली मिट्टी। और यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वो नहीं है जो हमारे समाज में चल रहे हैं। आपकी पत्री में एक ही घर में 4 लोगों की पत्री में बाप ब्राह्मण, बेटा शूद्र, पिता शूद्र, बेटा ब्राह्मण हो सकता है। हम जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र देखते हैं वो जन्म पत्री के आधार पर देखते हैं, जन्म के आधार पर नहीं देखते कि किस घर में जन्म हुआ, कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। ये हमारी थ्योरी नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा हुआ। ये उसका एक विकृत रूप है जो समाज में आजकल चल रहा है। तो आप जिस जाति से बिलोंग करते हो, ये वाली जाति, अगर उससे मैच करती हुई मिट्टी आपको मिल गई तो आपका भाग्य बनने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन आजकल फ्लैट सिस्टम है, उसमें आपको कुछ पता लगेगा नहीं कि फ्लैट के नीचे कौन से रंग की मिट्टी है। लेकिन कुछ हिस्सा हर इलाके में ऐसा होता है, मिट्टी एक एक फ्लैट के नीचे की अलग अलग नहीं होती। आप देखोगे शहर के इस हिस्से में पीली मिट्टी है, इस हिस्से में काली मिट्टी है। किसी किसी शहर की मिट्टी का रंग अलग होता है। पूरे शहर की मिट्टी लगभग एक जैसी होती है। मिक्स तो सब में ही होता है थोड़ा बहुत, लेकिन एक एक कोई एलिमेंट उसमें प्रधान हो जाता है। उससे शहरों के वास्तु पे फर्क पड़ता है। ऐसा भी है, शहरों का भी वास्तु होता है, घर का नहीं होता सिर्फ। अगर आपको जो मिट्टी सूट करती है, उसी मिट्टी वाले इलाके में आपने मकान लिया, चाहे प्लॉट हो चाहे फ्लैट हो, तो 35% भाग्य आपका यहां से बन जाता है। ठीक है। दूसरा 35% जो है उसको
शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि आपके घर की जो दहलीज होती है, एंट्री, उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। शास्त्रों में हालांकि ऐसा दिया गया है कि 70% भाग्य जो है वो दहलीज से होता है, क्योंकि उस जमाने में मिट्टी अपनी पसंद की मिल जाया करती। और होता क्या था कि पुराने जमाने में जो वास्तु विद्या है, ये राजाओं की विद्या थी, ये आम आदमी की विद्या नहीं। आम आदमी को इसको अप्लाई करना अलाउ नहीं था, बैन थी ये। राजा लोग अपने महल बनाते थे, तो वहां वास्तु होता था। और जो ब्राह्मण होता था, जो इस विद्या को जानता था, वो वास्तु का जुगाड़ अपने घर में करता था। बाकी किसी को ये विद्या पहुंचने ना दी जाए, उसके लिए बाकायदा प्रतिबंध थे, बैन था। जैसे सुना होगा आपने, कर्ण को जो है शस्त्र विद्या नहीं सिखाने का था, क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं था, तो उसको बोला था तुम क्या करोगे सीख के। उसने फिर किसी और टेक्निक से सीखी, मुझे उसमें नहीं जाना ज्यादा डिटेल में, लेकिन वो अलाउ नहीं था। एकलव्य को ऐसे ही अलाउ नहीं था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो जो ब्राह्मण होता था ना, वो अपने घर का वास्तु अलग टेक्निक से करता था, और जो राजा होता था, उसका जो महल होता था, उसका वास्तु वो अलग टेक्निक से करता था। और ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट था। तो सीक्रेट होने की वजह से इसका जो भेद है वो ब्राह्मण को ही पता था। ब्राह्मण मतलब जो उस समय में जानता था उसको। राजाओं के महल आप जितने देखोगे, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट मारना, गूगल पे ही सर्च कर लेना, आजकल तो गूगल बाबा को भी बहुत खबर रहती है। जितने भी किले हैं राजाओं के, ज्यादातर दक्षिण मुखी हैं, साउथ फेसिंग। और पंडित जी बोलते थे कि दिशा सबसे अच्छी उत्तर होती है। तो राजा के लिए दक्षिण अच्छी होती है, ब्राह्मण के लिए उत्तर अच्छी होती है। तो बाकियों के लिए कौन सी अच्छी होती है ना, उसका कोई जिक्र नहीं, वो लिखा ही कहीं नहीं, क्योंकि सबको देनी नहीं थी। अब जब कुछ लोगों ने उसको पढ़ना शुरू किया, डिकोड करना शुरू किया, तो उन्होंने बस उतना ही कोई पढ़ा कि नॉर्थ फेसिंग इज द बेस्ट, और साउथ फेसिंग क्या है, इससे घटिया तो कोई दिशा ही नहीं। आपने कोई ऐसा मोहल्ला देखा है जहां पे सारे साउथ फेसिंग मकान हो और सब लोग बर्बाद हो गए? नॉर्थ फेसिंग मकान देखा और वो सब लोग बहुत फ्लरिश कर गए, ऐसा कभी देखा है? उल्टा देखा होगा। मैं आपको बताता हूँ, हर शहर का दक्षिण हिस्सा सबसे पहले प्रॉस्पेरस होता है। आप जिन जिन शहरों में रहते हो, अपने अपने शहर के दक्षिण हिस्से को देखो, सबसे जल्दी वो प्रॉस्पेरस हुआ या नहीं हुआ। वहां बड़े बड़े लोगों की कोठियां है कि नहीं है? वो भी तो शहर का हिस्सा है, दक्षिणी है। चेक करो। दिल्ली में साउथ दिल्ली सबसे लग्जूरियस है पैसे वालों की। मुंबई में, साउथ मुंबई में सब बड़े बड़े लोग रहते हैं। वहां तो आम आदमी रह ही नहीं सकता, उसकी हैसियत ही नहीं। अपने अपने शहर में आप देखो, सबसे पहले दक्षिण डेवलप होता है। आप कहते हैं दक्षिण मुखी, बराबर बेकार होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। सबको सब दिशाएं सूट नहीं करती। जिसको नॉर्थ सूट नहीं करता, वो नॉर्थ के मकान में चला जाएगा, तो उसकी लाइफ हेल हो जाएगी। जिसको ईस्ट सूट नहीं करता, वो ईस्ट की दिशा में जाएगा, तो उसकी लाइफ हेल हो जाएगी। अगर किसी को वेस्ट सूट करता है, तो उसको वेस्ट फेसिंग मकान जिस दिन मिल जाएगा, उसकी लॉटरी लग जाएगी। मैंने ये ऑफिस लॉकडाउन से ठीक पहले चेंज किया था, साथ वाली बिल्डिंग से इधर आया। वो छोटा था तो ये थोड़ा बड़ा लिया। सोचा ये था कि बड़ा ऑफिस ले लेता हूँ, क्लास यहीं पे किया करूंगा। उसके बाद से लॉकडाउन ऐसा लगा कि वो नौबत ही नहीं है, अब सारे ऑनलाइन पे ही आ गए। तो मैंने पुराने वाले जो मेरे लैंडलॉर्ड है, मैंने उनको बोल दिया था, मैंने कहा अगला ऑफिस जहां जाऊंगा वो वेस्ट फेसिंग होगा। तो कैसे पता? मैंने कहा यही तो मेरा काम है, और मुझे काम क्या है। इस बिल्डिंग में आए, बिल्डिंग नहीं बन रही थी। जिनकी है उनको बहुत अच्छे से जानता हूं मैं, बहुत सालों से।
मैंने बोला भैया आपको जो पसंद हो वो दुकान दे देना, आपको जो पसंद हो वो दे देना। मैं देखना चाहता था कि ये मुझे कौन सी देंगे, हालांकि मुझे पता था कि जो वेस्ट फेसिंग है मिलनी वही है, और वही मिली। तो मेरा ऑफिस अपना वेस्ट फेसिंग है। लोग कहते हैं वेस्ट फेसिंग बुरा होता है, मैंने तो लिया, मुझे मिलना ही वही था। और कहते हैं साउथ वेस्ट सबसे बुरा होता है, पर मैं हमेशा कहता हूँ अगर कोई साउथ वेस्ट मकान कोई देना चाहे तो मुझे दे दे, मैं गिफ्ट के लिए लूंगा, मेरे लिए वो सबसे अच्छा। बेचूंगा नहीं, चिंता मत करो, रहने के लिए दे दो, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे अच्छा है। दुनिया के लिए डस्टबिन होगी होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मेरे लिए वो सबसे अच्छा है। तो आपको जो सूट करता है आपके लिए वो अच्छा है, ना कि दिशाएं, क्योंकि दिशाएं भगवान ने किसी एक के लिए नहीं बनाई कि ये दिशा में सारे राजा बिठा दो और इस समय में सारे भिखारी बिठा दो, ऐसा उसने कोई जुगाड़ नहीं किया। उसको तो संतुलन करना था, प्रकृति का बेसिक नियम संतुलन है, तो उसने चारों दिशाओं में अच्छा सूट करे ऐसा इंतजाम कर रखा है ऑलरेडी। एक आदमी साउथ फेसिंग मकान में रहता था, किराए का मकान था, बहुत अच्छा फ्लरिश कर रहा था, नौकरी बहुत अच्छी थी, कमाई बहुत अच्छी हो रही थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था, पैसा वैसा उसने जोड़ लिया। उसने कहा अब मैं अपना मकान लूंगा। हर आदमी चाहता है अपना मकान लेना। किस्मत खराब थी उसकी, वो किसी वास्तु वाले से मिल गया, बोला भाई साहब मकान लेना था नॉर्थ फेसिंग। ठीक है जी, जैसे नॉर्थ फेसिंग मकान ले लिया, 2 साल के अंदर अंदर मिट्टी खराब हो गई उसकी। पहुंचे वास्तु वाले के साथ, ये हकीकत है, आप मैं नाम नहीं लूंगा जिसके पास वो गया था क्योंकि वो बहुत फेमस आदमी। मतलब तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मैं क्या करूं, ये कौन सा जवाब हुआ? जब आपको पता नहीं था तो आपने बताया क्यों? उसने वो अपना मकान बेचा, बेचने के बाद जिस किराए के मकान में वो पहले रहता था उनसे बात करके उस वापस उस मकान में आया, और तब उसकी लाइफ वापस से ठीक हुई। नॉर्थ फेसिंग हर एक को सूट नहीं करता, जिसको करेगा करेगा, जिसको नहीं करेगा उसको नहीं करेगा। तो ये जो आप लोग आज पढ़ने वाले हो ये कोर्स 5 दिनों में, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतनी भूमिका इसलिए बना रहा था कि ये बेसिक है। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इसके आधार पे अगर कोई तकलीफ आपको नहीं है तो प्लीज अपने घर का वास्तु टेस्ट मत करने लग जाना। नहीं तो आदमी को ये बीमारी होती है, बोलो कोर्स करके आए हो, सीख के आए हो, 5 दिन लगाए, कुछ तो करूं। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको बहुत भारी पड़ने वाले हैं, और मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ साथ साथ। इसलिए नहीं कि ये कोर्स गलत है, ये बेसिक है, इसको कंप्लीट मत समझ लेना, इसके आगे अभी बहुत कुछ है सीखने को। पहले सीख तो लो, इसी को कंप्लीट मत करो। मैंने शुरू कहां से की थी बात? न्यूमरोलॉजी वाला कहता है निम्रो से आगे कुछ नहीं, वास्तु वाला कहता है इससे आगे कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ इससे आगे बहुत कुछ है। ये शुरुआत है, ठीक है? अगर कोई तकलीफ है तो करना रेमेडी, पूछ लेना, मैं बता दूंगा। लेकिन अगर कोई तकलीफ नहीं है तो फिर रेमेडी नहीं करना। सब लोग ये कसम खाएंगे, मैं कसम ही खिला देता हूँ सब, ठीक है? मत करना। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी में कोई भी नुकसान हो, कोई भी घटत हो, घटना नहीं चाहिए। मेरे साथ जुड़े हो तो आपकी जिंदगी में कुछ ऐड होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ बढ़ना चाहिए। मैं किसी गलत का कारक नहीं बनना चाहता, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं। पहले सीख लेना अच्छे से, ठीक है? कुछ रेमेडीज, कुछ सोल्यूशन, कुछ बेसिक चीजें आपको यहां से जरूर मिलेगी, लेकिन वो आखिरी रेमेडी नहीं है। क्लियर है? जमीन पे पहुंचे वापस प्लॉट खरीदने? जी सर। प्लॉट खरीद लिया, मिट्टी मिल गई,
अब वो मिट्टी आपको फेवर करती है नहीं करती, ये तो खैर आप मेरे से जब कंसल्ट करोगे पर्सनली तभी पता लगेगा, लेकिन फिलहाल वो मिट्टी आपको क्या देने वाली है उसका कुछ आइडिया बिना मेरे से मिले भी आपको समझ में आ जाए, वो बता। मिट्टी को आप मान के चलो कि वहां पे जो मिट्टी की क्वालिटी है वो कम से कम कूड़े वाली तो नहीं होनी चाहिए। अक्सर क्या होता है, प्लॉट प्लॉट जो पड़े होते हैं वहां पे कूड़ा बहुत इकट्ठा हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, गंदगी बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है। उसी के ऊपर कुछ और मत डलवा देना, उस कूड़े को कम से कम नहीं तो 1 फुट तक साफ करा दो, अच्छे से क्लीन करा के उस पर साफ मिट्टी जो भी उस इलाके में मिलती हो, क्योंकि मिलेगी तो वही जो आपके भाग्य में होगी, वो वहां पे डाल देना। ठीक है, और उस मिट्टी की लेवलिंग करा देना। लेवलिंग तो कराओगी। अब लेवलिंग कराने के समय में बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ जाती है। घर का जो मध्य स्थान है, जैसे प्लॉट आप ले रहे हो तो प्लॉट को आप ऐसे क्रॉस करो तो मध्य स्थान आएगा, जिसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं। वो जो ब्रह्म स्थान है ना, वो आपकी जीवन में आपको जो खजाना मिलने वाला है या खजाना जो लुटने वाला है, उसका समझो एक तरह से तिजोरी की चाबी है। या तो तिजोरी भरेगी या तिजोरी लुटेगी, और इसका डिसीजन कहां से होगा? जो ब्रह्मस्थान है वहां से। जो लोग खुशनसीब हैं जो अपने प्लॉट को लेके कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बना बनाया ले रहे हो तो उसमें कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, लेकिन अगर बने बनाए में कोई बहुत मेजर डिफेक्ट है तो वहां पे वो डिफेक्ट आपको रिपेयर कराना पड़ेगा, वो भी बताता हूं। ब्रह्म स्थान का जो स्थान है वो थोड़ा सा उभरा हुआ होना चाहिए, मतलब चारों तरफ उसका लेवल थोड़ा सा डाउन और सेंटर में थोड़ा सा अप। ठीक है, अगर इस तरीके से होगा उस घर में जिंदगी में कभी धन धान्य की कमी नहीं हो सकती। उस घर में प्रॉस्पेरिटी, पैसा हमेशा भरा और बरसता रहेगा, चाहे किस्मत कैसी भी हो। किस्मत कैसी भी हो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिसकी किस्मत होगी वो इसको करा लेगा, और जिसकी किस्मत में तिजोरी खाली होने लिखी होगी ना, वो 100 बहाने करेगा लेकिन ये काम नहीं कराएगा। अभी पैसा नहीं है, अभी टाइम नहीं है, बेकार की बात है, मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, कब कराऊं, अगले साल कराऊंगा, ऐसे 100 बहाने जीवन में बनते हैं, लेकिन वो काम होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि असल में तो उसमें होना नहीं है, तो कोई ना कोई एक्सक्यूज तो बनेगा ना। तो कोई ना कोई एक्सक्यूज बनाने की जो हिंदुस्तानियों की आदत है वो बनती रहेगी, चलती रहेगी। करना क्या है? ब्रह्म स्थान थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए। अगर किसी आदमी को कोई एक्सरसाइज करता हो तो बात अलग है। किसी का पेट ठीक ठाक सा होता है, भरा हुआ सा, तो आप देख के क्या बोलते हो? खाते पीते घर का है ना। और पिचका हुआ पेट हो तो क्या बोलोगे? जो जिम करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो पिचका लेते जान के, मेहनत करते हैं बेचारे, आम आदमी। गरीब का पेट पिचका हुआ होता है, कभी भी देख लेना। जिसको खाने का नहीं मिलेगा वो पेट पिचका ही लेगा ना अपना, समय के साथ साथ उसका पेट पिचक ही जाएगा, आते सूख जाएंगी। अगर आपके घर का ब्रह्मस्थान पिचका हुआ है, यकीन मानिए उस घर में खाने के लाले पड़े, आपके पास कितना ही हो। और अगर थोड़ा सा भी आपने उभार दे दिया उसको, तो उस घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी। कहां से आएगा पता नहीं होता, ऊपर वाला देगा, कहां से देगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन देगा। तो जैसे आपको फ्लैट मिला बना बनाया, उसमें भी आप इतना तो कर ही सकते हो ना, फ्लोरिंग तो दोबारा डलवाई जा सकती है ना। तो लाखों का मकान खरीद सकते हो तो 1-2 लाख रुपए फ्लोरिंग पे भी कर दो, 5 लाख रुपए। बाथरूम पे बहुत पैसा लगा देते हो, फ्लोर बोले गड्ढे वाला चलेगा तो जिंदगी गड्ढा हो जाएगी।
तो फ्लोरिंग चेंज करानी पड़ेगी। प्लॉट है तो मिट्टी भर दो उसमें, पहले थोड़ा सा उभरा हुआ, कितना उभरा हुआ हो ये आप समझो, बहुत ज्यादा तो नहीं हो सकता, फ्लोरिंग है तो टेढ़ा मेढ़ा फ्लैट तो नहीं बनेगा, लेकिन जितना अच्छे से आप भर सकते हो उतना भरो। थोड़ा सा ज्यादा की तरफ होगा तो अच्छा है, नुकसान नहीं है उसका। उस घर में संतान हमेशा सुखी रहेगी, उस घर में कंसेप्शन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। निसंतान लोग जो होते हैं ना, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, जहां पे फ्लोर में गड्ढा होता है वहां पे संतान नहीं होती। अब वो चेक कैसे होगा वो आप लोग देखो, प्रैक्टिकली हर सिचुएशन अलग अलग है, हर मकान अलग अलग है, लेकिन ब्रह्मस्थान दबा हुआ होता है कई बार। तो इस तरीके से पहले जमीन तैयार करते हैं। जब ये जमीन अच्छे से तैयार हो जाती है, इसके बाद इस पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। अब जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, इसको हमने क्या समझा अभी पहले, कि हर चीज प्रकृति में एक सिंक में चलती है। हम भी पंच तत्वों से बने हैं और ये धरती भी पंच तत्वों से बनी है। एवरीथिंग इज मेड ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। और प्रकृति इतनी स्मार्ट है, भगवान ने इतना बढ़िया एक डिवाइस बनाया, या एक इतना बढ़िया सिस्टम बनाया, डिवाइस तो हम लोग हैं, इतना बढ़िया सिस्टम बनाया कि उसने एक ही सॉफ्टवेयर पे सारा सिस्टम चला दिया। मुझे भी वो उसी पे चला रहा है, इस पूरी देश को भी उसी पे चला रहा है, इस पूरी प्रकृति को भी उसी सिस्टम पे चला रहा है, कहीं कोई अंतर नहीं। और ये एक ही सॉफ्टवेयर पे पूरा सिस्टम चल रहा है। प्रकृति के तत्व गड़बड़ हो या मेरे शरीर में तत्व गड़बड़ हो, आपको पता है जमीन के नीचे जितने भी तत्व पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ये वो कितने सारे तत्व होते हैं, है ना? ये सारे के सारे आपके शरीर में होते हैं कि नहीं होते? डॉक्टर कहता है ना आयरन की कमी हो रही है। कभी सोचा आपकी बॉडी में आयरन कहां से आया? सरिये खाए थे क्या? लेकिन डॉक्टर कहता आयरन की कमी है। ना तो सरिये मैंने खाए, ना मेरी माँ ने खाए कभी। फिर ये आयरन की कमी, और आयरन कहां से आ गया? प्रकृति एक ही सिस्टम पे बनी। जो जो इस प्रकृति के गर्भ में, जमीन के नीचे पाया जाता है, वो सब कुछ आपके शरीर में होता है, सिर्फ क्वांटिटी का फर्क। शरीर के अंदर मिलीग्राम में होती है और जमीन के अंदर वो टन्स में होती है। कोई ऐसा तत्व नहीं है जो आपके शरीर में ना होता हो और जो धरती के अंदर ना होता हो। दोनों का वॉल्यूम फर्क है। हमारे शरीर में जितना समाएगा उतना ही तो रखेंगे हम अंदर। धरती के गर्भ में जितना समाएगा धरती उतने को रखेगी। हर शहर में कोई एक तत्व प्रधान होता है। हर शहर का हिसाब अलग होता, अलग अलग। आप लोगों में से पूना से कोई लोग हैं यहाँ पे? सर मैं पुणे से ही। पूना में अग्नि तत्व प्रधान है, शहरों का वास्तु भी होता है। करेक्ट सर। है ऐसा कि नहीं है? मीनाक्षी जी बताइए। साउंड नहीं आ रहा सर। मैं कह रहा हूं आपने कैसे कहा करेक्ट है, एक्सप्लेन करो थोड़ा। सर आवाज नहीं आ रहा। चलो ये अच्छा है। हर शहर का अपना तत्व होता है। पूना में अग्नि तत्व बहुत प्रधान है। दिल्ली में शनि बहुत प्रधान है। बॉम्बे में वीनस बहुत प्रधान है। ऐसे करके सारे तत्व वहां पे आते हैं। हर शहर के भी अपने तत्व होते हैं। ऐसा तत्व और वीनस, अब मेरी आदत है ना, मैं ज्योतिष में घुस जाता हूँ। वीनस जो है वो आपका
तत्व में देखेंगे तो वो रस से आता है। रस वाले जो तत्व होता है, रस वाला तत्व कौन सा हो? जल तत्व हुआ। रस तो जल होता है ना, जल तत्व। तो बॉम्बे में जल तत्व प्रधान होगा, पूना में अग्नि तत्व प्रधान होगी। ऐसे करके शहरों के भी तत्व होते हैं अपने, और उससे वास्तु डिसाइड होता है। ऐसा क्यों है कि किसी किसी शहर में गुंडागर्दी बहुत होती है, किसी किसी शहर में धर्म कर्म बहुत होता है, किसी किसी शहर में तीर्थ बहुत है, होते हैं ना, सब जगह अलग अलग होता है ना। आप लोगों ने मोहल्ले सोसाइटीज देखी होंगी, तो पता लगता है कि वो इलाका ऐसा है, वो इलाका ऐसा है। हम अक्सर बातचीत में अपने बोलते हैं, शहर में दंगा होना तो हम पहले ही समझ जाते हैं फलाने इलाके में ही होगा, वहीं पे सारे दंगा ही रहते हैं, उसी एरिया में दंगा होता है। कोई एक हिस्सा होता है जहां पे शहर की इंडस्ट्रीज लगती है ना। इंडस्ट्री पूरे शहर में थोड़ी लगती है। आप अगर पूरे स्टेट का नक्शा उठाओगे तो उसमें 4, 5, 6 इंडस्ट्रियल एरियाज होंगे। तो इंडस्ट्री का वास्तु वहां क्यों इंडस्ट्री लगी, उसका भी कोई ना कोई कारण होगा। ज्यादातर काली मिट्टी पे इंडस्ट्री बहुत कामयाब होती है। अगर मिट्टी काली नहीं है और इंडस्ट्री लगी हुई है तो वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया कामयाब नहीं होगा। पीली मिट्टी में इंडस्ट्री कभी कामयाब नहीं होती, ठीक ठीक चलती है बस। नौकरी वाले लोग, आप लोग जिस इलाके में रहते हो उस इलाके की मिट्टी का रंग थोड़ा बहुत आइडिया होगा किसी को? आपके आसपास पार्क में कैसी मिट्टी है, कुछ वहां से थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया मिलता होगा। जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं उनको काली मिट्टी बहुत सूट करती है। इस तरीके से अलग अलग रंग की मिट्टी अलग अलग लोगों को सूट करती है। सिस्टम पे आ रहे थे हम, जब प्लॉट बन गया हमारा, मिट्टी भर गई उसमें, अब वहां पे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी शुरू होती है। तो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी में हम सबसे पहले क्या करते हैं, चार दीवारी करते हैं। जैसे ही चार दीवारी का निर्माण करते हैं, वो समझो एक तरह से प्लॉट का कंसेप्शन हुआ। ठीक वैसे ही जैसे गर्भ में माँ का जो है वो संतान का कंसेप्शन होता है, जैसे धीरे धीरे संतान बनना शुरू होती है पेट में, वैसे ही प्लॉट बनना शुरू होता है, मकान बनना शुरू होता है। सेम जैसे माँ के गर्भ में अंडा बनता है, वैसे ही प्लॉट का अंडा बनता है, जिसको हम ब्रह्मस्थान बोलते हैं। ब्रह्मस्थान कब बनेगा, जब बाउंड्री बनेगी, है ना। जब तक बाउंड्री नहीं है तो उसका तो बाउंड्री का नहीं है तो फिर ब्रह्मस्थान भी नहीं बनेगा ना, खुला पड़ा प्लॉट। बाउंड्री बनते ही उसका गर्भस्थान बन जाता है। आप सेंटर निकालते हो, सेंटर निकालने के लिए बाउंड्री बनानी पड़ेगी ना। जी। वैसे ही माँ के गर्भ में एग बनता है, फर्टिलिटी होती है, और धीरे धीरे सृष्टि बनती है। माँ के गर्भ में एक सृष्टि का निर्माण होता है, एक बच्चा बनता है। भगवान जी खुद अपने हाथों से उस बच्चे को बनाते हैं, और आप अपने मकान को उतने ही सुंदर तरीके से बनाना चाहते हो। दोनों प्रोसेस एक ही है। उन्हीं पंच तत्वों का निर्माण होता है माँ के गर्भ में भी और प्लॉट में भी। दिशाएं निर्धारित करती हैं कि कौन सा तत्व बन रहा है, कौन सा तत्व कम है, कौन सा तत्व ज्यादा है, संतुलन है कि नहीं है, बच्चे के अंदर भी संतुलन है कि नहीं है। अगर बच्चे के अंदर तत्वों का असंतुलन हो जाएगा तो उस बच्चे को भी दिक्कत होगी ना। बच्चे के अंदर पृथ्वी तत्व कम होगा तो बच्चे का वेट कम होगा ना जब वो पैदा होगा। क्योंकि हमारे ये जो शरीर है ये क्या है, मिट्टी है ना, इसको मिट्टी बोलते हैं ना, अर्थ एलिमेंट। तो गर्भ में अगर माँ के अर्थ एलिमेंट कम होगा तो बच्चा वजनी होगा, हेल्दी होगा, नहीं हो सकता ना। नहीं। अग्नि तत्व कमजोर होगा तो उस बच्चे का हार्ट ठीक होगा कि कमजोर होगा?
हार्ट क्या है? उसी से तो धड़कता है ना, उसी से तो बच्चा चलता है ना, हम सब उसी से चलते हैं ना। दिल की धड़कन बंद, कहानी खत्म। मंगल अग्नि है, तो अग्नि हमारे फायर कहाँ होती है? सीने में। अग्नि तत्व कमजोर होगी तो बच्चे की धड़कन मिसिंग होगी। डॉक्टर प्रेगनेंसी में ही बता देता है कि भाई बच्चे की धड़कन थोड़ी कमजोर है। कौन सा तत्व कम हुआ? अग्नि तत्व कमजोर है ना। यस, अग्नि तत्व। बच्चा फीड नहीं ले पा रहा। फीड शुरू में तो लिक्विड ही होती है ना सारी। फीड नहीं ले पा रहा, क्यों? कौन सा तत्व गड़बड़ है उसका? वाटर एलिमेंट। जल तत्व गड़बड़ है ना, पचा नहीं पा रहा वो, ले नहीं पा रहा वो। ठीक उसी तरीके से आपके मकान में ऐसे ही एक प्राण बनते हैं। जैसे जैसे वो कंस्ट्रक्शन होती जाती है, वैसे वैसे आपके घर में, जैसे माँ के गर्भ में जैसे बच्चा बनता है, वैसे ही आपके घर में एक वास्तु पुरुष का निर्माण होता है। यहाँ पे हम बच्चे का नाम जो रखते हैं वो वास्तु पुरुष रखते हैं। शास्त्रों में उसको वास्तु पुरुष की संज्ञा दी गई है। वो धीरे धीरे बनता है, बनते बनते उसमें कुछ कमियां और कुछ अच्छाइयां कंस्ट्रक्शन के साथ साथ जुड़ती जाती हैं। ये जो वास्तु पुरुष है, इसके बारे में एक कहानी हमारे शास्त्रों में है कि देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो रहा है। असल में ये कहानियां हैं हमें समझाने के लिए। ये तो कभी हुआ नहीं हुआ, ये तो रोज होता है हमारे साथ, हमारे जीवन में, है ना। हमें समझाने के लिए पहले कहानियां गढ़ी जाती थी, क्योंकि स्टोरी टेलिंग इज द बेस्ट वे टू टीच। इसलिए मैं भी कहानियां बहुत सुनाता हूँ। इसलिए मेरे क्लास में रखना तो दिल रखना, साथ में दिमाग साइड में बिठा दो। कहानी सुनाता रहूंगा 5 दिन और वास्तु सीख जाओगे, क्योंकि यही सबसे अच्छा तरीका है टीचिंग का। हमारे शास्त्रों में कहानी से, हम श्रवण परंपरा के हैं ना, हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती थी, सुनाते थे। हमारे यहाँ आज भी भागवत कथा होती है ना, सदियों से चली आ रही है भागवत कथा। 100 बार सुनी होगी आप लोगों ने भी, फिर भी पहुंच जाते हो सुनने के लिए। कभी मन अशांत हो, यूट्यूब पे भागवत कथा लगा के सुनना, मन शांत हो जाएगा, एकदम मन शांत हो जाता है। किसी का भी प्रवचन सुन लो, कोई भी चीज सुन लो, मन शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक मैसेज होता है, वो हमारी आत्मा को पहुंच जाता है और मन शांत हो जाता है। तो इस तरीके से देवताओं और राक्षसों की आपस में लड़ाई हो रही थी। तो कहते हैं कि ब्रह्मा, अब ये मत पूछना कि ऐसा कैसे हो सकता है, लॉजिक मत ढूंढना। कहानियों में बच्चों को लॉजिक नहीं बताया जाता, और हम बच्चे ही हैं, बच्चों की तरह सुनना। पसीने की एक, ब्रह्मा जी के पसीने की एक बूंद धरती पे गिरी। आपको लगेगा ये कैसी बात है, तो इससे जुड़ी हुई एक और कहानी सुनाऊंगा अभी इसके बाद। मुझे याद दिलाना बहुत अच्छी है, मजा आ जाएगा आपको, जिंदगी का सार समझ में आएगा उससे। तो वो बूंद जब जमीन पे गिरी तो किसी देवताओं को लगा कि कोई नया राक्षस आ गया, और राक्षसों को लगा कोई नया देवता आ गया। तो दोनों उस पर झपट पड़े, और जैसे ही वो बूंद धरती पे पड़ी, सारे देवताओं और सारे राक्षसों ने उसके ऊपर आसन जमा लिया, बैठ गए उसके ऊपर धमक के कि इसको उठने मत देना। ब्रह्मा जी ने बोला, अरे भाई ये तो मेरा मानस पुत्र है, तुम सबने इसको दबा दिया, ये वास्तु पुरुष है। तो देवता ने बोला, अच्छा ठीक है, हम अब यहीं पे बैठेंगे, हम इसके साथ बैठेंगे। तो देवता जो है वो 33 है। सुना होगा आपने, 33 करोड़ देवी देवता, बहुत सुना होगा ना ये। असल में 33 करोड़ नहीं है, करोड़ नहीं, वो कोटि है। 33 कोटि, 33 कोटि। कोटि का मतलब होता है प्रकार, टाइप्स। 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 33 कोटि मतलब 33 टाइप्स ऑफ देवता, और 12 राक्षस। तो दोनों मिलके कितने हो गए? 45 हो गए। तो ये 45 एनर्जी फील्ड्स
बन गए, जिसको अलग अलग नाम दे दिए। ठीक है, 33 प्रकार की पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, आप देवता भी मत लो। 33 तरह की पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं और 12 तरह की नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज जो हैं, इनका जो आपस में जो खेलना है ना, खेलती हैं ये, झेलते हैं हम। इनका तो खेल है, कभी ये बढ़ा दी, कभी ये घटा दी, कभी इसने इसको मार दिया, कभी ये युद्ध हमारे अंदर चल रहा होता है और चोट हमें लग रही होती है। तो ये जो एनर्जी फील्ड्स का आपस का झगड़ा है, यही वास्तु को मैनेज करता है। वास्तु पुरुष की एनर्जी यही है। ठीक है, अब आप कहोगे ये देवता है तो राक्षस क्यों है? भैया ये तो प्रकृति है, उसको तो संतुलन बनाना था। तो संतुलन बनाना था तो कैसे करेंगे? तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव होगा तभी तो संतुलन बनेगा ना। तो उन्होंने 33 पॉजिटिव बनाई तो 12 नेगेटिव बना दी, क्योंकि संतुलन तो करना पड़ेगा ना। ऐसा है कोई जो ये चाहता है कि नहीं नहीं सिर्फ पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए? है कोई ऐसा? आप लोगों में पूछ रहा हूं मैं। अरे नेगेटिव नहीं होता तो झंझट ही नहीं खत्म हो जाते जिंदगी के, क्यों बनाए नेगेटिव? अच्छा है नेगेटिव नहीं होता तो। बैलेंस के लिए, संतुलन बैलेंस के लिए, क्योंकि संतुलन मैंडेटरी है लाइफ में। आपको जैगुआर मिल जाए, मर्सिडीज मिल जाए, लेकिन एक कंडीशन हो कि ना इसमें ब्रेक है, ना आपको ब्रेक लगाने दूंगा और गिफ्ट दूंगा, गाड़ी ले लोगे? क्यों? मर्सिडीज भी नहीं चाहिए? बड़े बड़े लोग हो यार आप लोग। क्योंकि ब्रेक नहीं है, संतुलन नहीं है, इसलिए वो बेकार है, चाहे वो मर्सिडीज ही क्यों ना हो। संतुलन जरूरी है, जीवन के लिए संतुलन जरूरी है। तो इसलिए पूरे वास्तु में हमारे जीवन को संतुलित करने के लिए इन 45 एनर्जी फील्ड्स का निर्माण किया गया। और जैसे जैसे वास्तु में प्लॉट का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, वैसे वैसे ये 45 एनर्जी फील्ड्स बनते जाते हैं, अपनी अपनी जगह लेते जाते हैं, वास्तु पुरुष के शरीर पे चढ़ के बैठ जाते हैं और अपनी सीट पक्की करते हैं। और उसके बाद फिर हमारे साथ ये खेल खेलते हैं। यहां से वास्तु की यात्रा शुरू होती है हमारे जीवन में। वास्तु है क्या, पहले ये समझना पड़ेगा ना। यहां से वास्तु की एंट्री हमारी लाइफ में होती, जब वो मकान बनना शुरू, आप बने बनाए में पहुंचे, तो आप जो लेके आए हो अपने साथ, जैसा भी लेके आए हो, आपको मकान उसी हिसाब से बना बनाया रेडीमेड भगवान देगा। फ्लैट का जमाना है, वही देगा। आप लाख चाहो घर बदल लो, अपनी मर्जी से ले लो, नहीं मिलेगा। मुझे मकान चाहिए था, डीलर दिखा रहा है ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। मैं मकान के बाहर खड़े होकर 2-3 चीजें पूछ लेता था, मैं समझ जाता था ये डील बनेगी। बोला भाई साहब आप तो बाहर खड़े ही समझ जाते। मैं कहा मेरा जिस दिन मकान मेरे सामने आ जाएगा ना, मुझे पता लग जाएगा और मैं तुझे कहूंगा ये करा दे, ये हो जाएगा और इस रेट पे हो जाएगा, तू जाके बोल दे मकान मालिक को। और ऐसे ही हुआ हमेशा, ज्यादा नहीं 2 ही बार हुआ, लेकिन ऐसे ही। आपका मकान कैसा होगा, आपके घर की दिशा क्या होगी, आपका मकान का नंबर क्या होगा, आपके मकान के सराउंडिंग में क्या होगा, आपके पड़ोसी कैसे होंगे, पत्री सब कुछ तो बताती है। मैं तो वही जानता हूँ, तो मैं पूछ लेता हूँ आसपास ऐसा कोई है क्या? बोला हाँ है। बट मैंने अपने ब्रोकर को बोला, मैंने कहा वो जो सोसाइटी है ना जिसमें गणपति की बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है, इस सोसाइटी में मेरे लिए मकान देख, मिल जाएगा। बोला हाँ वहां तो निकलता ही नहीं है। मैं कहा कोई बात नहीं, तू ढूंढ तो सही, मिल जाएगा। दूसरे दिन ही ढूंढ लिया उसने, मकान दिखाया 4 नंबर।
13 नंबर, बल्कि 4 भी नहीं, 13 टोटल 4 आते। मैंने बताया ना, मैं तो उल्टा हूँ। 13 नंबर मकान लोग लेते नहीं ना, उसने 13 नंबर दिखाया मुझे, मैंने कहा मेरा है ये। उसने मकान मालिक को मेरे सामने फोन किया, बोला साहब ऐसे ऐसे है, इन्होंने लेना। बोला यार मैंने किसी को बोल दिया, वो शाम को आ रहे हैं। कह रहा अरे मैंने पैसे पकड़ लिए इनसे, मकान इनका हो गया। बोला ठीक है दे दो। आज तक मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, मेरे ओनर से। 8 साल से रह रहा हूँ उसी मकान में। सिर्फ इसी बात को देख के मैंने समझ लिया था 13 नंबर है यही मेरा है, जो 13 है वो मेरा है। लोग कहते 13 नंबर का मकान फलता नहीं, मुझे सबसे ज्यादा फलता है। इसीलिए कहा वास्तु सीखना, वहम मत सीखना। दुनिया मानती है 13वां फ्लोर बुरा होता है ना। होटलों में 13वां फ्लोर नहीं होता, 13 नंबर मकान नहीं होता। मैं 13 नंबर मकान में रहता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे यही सर सूट करता है, मुझे मिलेगा ही वही। मैं अगर चाहूं मुझे 6 नंबर का मकान मिल जाए, मैं उसका फालतू भी पैसा दूंगा ना तो भी नहीं मिलेगा। और जो मेरा अपना मकान है उसमें मैं कभी रह नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो मुझे सूट नहीं करता। बन तो गया लेकिन वो मुझे सूट नहीं करता, इसलिए अपने मकान में मैं कभी रह नहीं पाऊंगा। मेरे मकान में कोई किराएदार रह रहा है, मैं किसी के यहाँ किराए पर रह रहा हूँ। पृथ्वी के योग ऐसे, मैं क्या करूं। ठीक है, हम बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है, ऊपर वाले से सब रेगुलेट करके भेजता है वो। सब पहले से उसने लिखा हुआ है, कहीं कुछ नहीं आप ज्यादा कुछ कर सकते। 60% जो हमारे जीवन का है आधार, वो फिक्स होता है, जो हम पीछे से अपने कर्मों के खाते लेके आए। 60% फिक्स होता है, उसमें आप ज्यादा कुछ चेंज वेंज कर नहीं सकते। 40% उसने आपको दिया है कि अगर तुम्हें चेंज करना हो तो कर ले। लेकिन इस 40% को चेंज करने वाले मुझे मेरे जीवन में 2-4 लोग ही मिले, क्योंकि जब ग्रह अपने हिसाब से चलाता है ना तो बुद्धि खराब कर देता है। वो कहता है चलाऊंगा तो मैं ही, तू कौन होता है अपने हिसाब से चलने वाला। मेरे गुरुजी बोलते हैं अपना भाग्य बदलने के लिए साधना के स्तर तक प्रयास करने पड़ते हैं। साधना मतलब होता है किसी चीज को साध लेना। इट इज नॉट लाइक पूजा और समथिंग, वो नहीं है। साध लेना किसी चीज को। मेरी एक बुरी आदत है, मान लीजिए मैं हरी मिर्च बहुत खाता हूँ और मुझे सूट नहीं। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल दे, आप छोड़ के दिखा, वो भी साधना है। अगर आपको हरी मिर्च के बगैर चलता नहीं और मैं आपको कह रहा हूं छोड़ दो, तो आपके लिए हरी मिर्च छोड़ना भी एक साधना है। साधना मंदिर और पूजा पाठ नहीं है, अपनी आदतों को छोड़ना साधना है। अपने शौक को छोड़ना साधना है। अगर आप सूट करता है आपको तो अच्छी बात है, नहीं करता तो छोड़ना पड़ेगा। दिन सर आवाज नहीं आ रही। हैंग सर हो गया साउंड सर। नहीं आ रहा सर। अंतर ध्यान हो गया था ना, मैं जी वापस आ गया। तो ये छोटी सी आदत छोड़ना भी साधना है, इतना आसान नहीं होता। जो लोग किसी न किसी आदत से बंधे हुए हैं उनसे पूछो, छोड़ने के लिए बोलो, उनको नहीं छोड़ पाए। ठीक है, तो इस तरीके से वास्तु का हमारे जीवन में एक प्रभाव आना शुरू होता है। 40% बदला जा सकता है, लेकिन उसको बदलने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे एक क्लास में एक आई,
मैंने कहा जी आपका ये वाला ग्रह खराब है, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो बोले मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स तो कर लिया, अब क्यों नहीं ठीक हो रहा? मतलब एक प्लैनेट होता है केतु, आप लोगों ने नाम सुना सुना होगा शायद। 7 केतु नंबर। जो आप लोग जो विद्या सीख रहे हो ना, ये केतु से आती है। आप सभी लोगों का कहीं ना कहीं केतु एक्टिवेट है, तभी आप अध्यात्म में या इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी आपको आपका केतु ठीक करना पड़ेगा, तब आपका ये वाला काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। वैसे तो थोड़ी बहुत जानती थी, तो मैंने उसी भाषा में उनसे बात करी। तो कह रही वो तो मैंने कर लिया। मैंने कहा क्या किया? मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर लिया 500 रुपए में। मगर ठीक है, हो जाएगा, थोड़े दिनों में हो जाएगा, चिंता ना करो। ऐसे नहीं होता। हर चीज के लिए आप न्यूमरोलॉजी सीखो, एस्ट्रोलॉजी सीखो, वास्तु सीखो, कुछ भी करो, उसको अगर आप उससे कोई फायदा उठाना चाहते तो उसको साधना के स्तर तक लेके जाना पड़ेगा, तब जाके कहीं जो कमल जी बोल रहे थे कि वो वाली बात हम कहीं आपसे सुनना चाहते हैं जी, वो तब आती है, उससे पहले नहीं आती है ना। ठीक है, आज की यात्रा इतनी रखते हैं। मेरा मन था ये सब बातें आप लोगों से करने का, ये सब कोर्स की बातें, फालतू बातें नहीं है, ये सब टॉपिक कोर्स आज में का आपको बिल्कुल अलग रहा सर, ये आज का आपके वीडियो से बिल्कुल ही डिफरेंट। मेरी हर क्लास में मैं रास्ता बदल देता हूँ अपना। बिल्कुल डिफरेंट, इंटरेस्टिंग भी लगा, मन भी लगा रहा। सर केतु मेरा वर्षफल में आ रखा है 8 में, तो इसका बेनिफिट और ज्यादा कैसे उठा सकते हैं सर कि इस जुड़ मार्ग गए पे सर, बेनिफिट शुरू हो जाएगा। एक कोर्स में नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना। नहीं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकें जिसमें। कहाँ रहते हो आप? देहरादून सर। जन्म कहाँ हुआ? देहरादून में ही हुआ सर, लगन में भी मेरा केतु ही है, लगन कुंड, लगन चार्ट में। सर देखो, माथा जी। सामने करो जरा थोड़ा सा। ठीक है, बाहर बाहर जाना होता है? अब्रॉड सर? अब्रॉड नहीं जी, वैसे ही हिंदुस्तान में और बाहर जाना आना होता है? सर सफर तो काफी रहता है, रिश्तेदारी सारी हिमाचल की है, हमारी बैकग्राउंड हिमाचल से। नहीं, आपके काम के सिलसिले में? नहीं सर। ऐसा कोई काम पकड़ो सर जो यात्राओं वाला हो, उसमें आपको बहुत फायदा होगा। सर अब ये लाइन पकड़ दें आपके आशीर्वाद से कहाँ ले जाएगी ये? देखो कहाँ ले जाती है। जी, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में मेरी इंटरेस्ट तरफ से है आज मतलब का लगाना। मेरी तरफ से आज का जो है वो मैं कंप्लीट करता हूँ, और 2-3 बातें मैं बोल देता हूँ, फिर आप लोग अगर चाहोगे तो 10 मिनट में बात करूंगा। अब तक तो वन वे था, आप दोनों तरफ से बात कर सकते हैं। एक तो ये है कि मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों के ग्रुप में एक फॉर्म डाल दूंगा, प्लीज फॉर्म जरूर भर दीजिएगा रात को सोने से पहले, तभी वीडियोस मिलेंगे। जो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे उनको वीडियोस नहीं मिल पाएंगे। तो रिक्वेस्ट चाहिए कि फॉर्म जरूर भर देना। मैं अभी आधे पौने घंटे में डाल दूँ, सोने से पहले वो फॉर्म भर जरूर देना, ठीक है। और उसमें जो ईमेल आईडी डालोगे वो सिर्फ जीमेल आईडी होगी और कोई नहीं। अगर नहीं है तो एक क्रिएट कर लेना आप, ठीक है। और हाँ, अब आप लोग अपना सवाल जवाब जो चाहे वो कर सकते हैं। मेरी तरफ से आज की सभा फिलहाल जो मैंने देना था वो कल के लिए छोड़ता हूँ आगे। कोशिश करना कि जो हम लोगों ने आज सब्जेक्ट लिया है वास्तु का, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन हो, या आज को जो पढ़ाया, आज तो पढ़ाया क्या है, तो बेसिक ही बता रहा हूँ मैं, उसमें से कुछ और पूछना हो तो। मट्टी आपने गुरुजी आपने मट्टी के मैं बारे में गुरुजी नहीं हूँ, मेरा नाम राजीव अरोड़ा है। हाँ, पर आप गुरुजी नहीं हूँ मैं। गुरु ना 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 ना, कोई गुरु गुरु नहीं। मैंने शुरू में बोला मैं कोई गुरु गुरु नहीं हूँ। सर बोले उससे अच्छा तो गुरु है। नहीं, कुछ भी बोलो लेकिन गुरुजी मत बोलो। राजीव जी, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। हाँ, राजीव जी बोलो ना, सबसे बढ़िया। हाँ जी। तो मेरे पूछना था कि हमको कैसे मालूम पड़ेगी कि हमें कौन सी मिट्टी सूट करती है? 5 हैं, उसमें से हमें कौन सा? मैंने बोला जब तक आप मुझे पर्सनली कंसल्ट नहीं करोगे मैं तो नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, ठीक है, लेकिन आपने तो किया भी था कंसल्ट। अगर हाँ। आप उसी समय पूछते तो मैं बता देता। आपने कंसल्ट किया हुआ तो आप पूछ लेना, मैं बता दूं। अच्छा, ठीक है। पत्री के बिना नहीं पता लग सकता वो। सर जैसे आपने बताया कि घर के हर मेंबर की
जो जात है वो अलग अलग हो सकती है ना, तो किस मेंबर के अकॉर्डिंग हमें प्लॉट की मिट्टी सिलेक्ट करनी चाहिए? नहीं, ये ऐसे नहीं होता जी। जो एक कोई हेड ऑफ द फैमिली होता है जो घर चलाता है, ठीक है, उसको सूट करना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए आप कमाते हो, ठीक है, और कोई ब्रेड अर्नर नहीं है घर में, तो आपका लगेगा। अगर कोई और ब्रेड अर्नर है, कमाई कोई और करता है, घर कोई और चलाता है, तो जिसका जो चलाता है उसकी लगेगी। और फिर एक बात बताता हूँ, ये ना मैंने पढ़ा दिया क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, आमतौर से लोग पढ़ाते बताते नहीं है, मैंने बता दिया। इसलिए बताया नहीं कि आप अपने घर की मिट्टी खोदने खादने लग जाओ। आप अगर मैं बता भी दूंगा कि ये वाली नहीं ये वाली मिट्टी होनी चाहिए, आप उसको कर नहीं पाओगे, इसीलिए इसको पढ़ाया नहीं जाता। फिर जब कर ही नहीं सकते तो बता क्यों रहे हो? लेकिन नॉलेज तो पूरी ही होनी चाहिए ना। अब आप सोचो कि आपने घर में 2 दीवारों के रंग बदल दिए और एक ऐसे ही लड़का मेरे से कहने लगा, सर आपसे कंसल्ट किया था, शादी नहीं हो रही। अरे शादी जब समय आएगा तभी होगी, वास्तु शादी थोड़ी जल्दी करा देगा। जब भी कोई इवेंट होनी होगी होगी तो तभी, अगर उसमें कोई अड़चन है तो वो वास्तु से दूर की जा सकती है, ठीक है। लेकिन क्या इतनी बड़ी अड़चन दूर की जा सकती? क्या मकान के नीचे की मिट्टी बदलवा दो? नहीं होगा ना, 99% केसेस में तो नहीं होगा। तो फिर उसमें उलझने की जरूरत नहीं। नॉलेज के तौर पे जानना अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगता है बताना, तो मैंने बता दिया। सर एक बात और, आपने कहा दिल्ली में शनि ग्रह प्रधान है, तो शनि ग्रह का कौन सा एलिमेंट है सर, वो रह गया था। इज इट अर्थ एलिमेंट? अर्थ एलिमेंट होता है। ओके, आई गेस्ड दिस। ओके, थैंक यू सर। सर एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैंने जो आपका लास्ट क्लास किया था, इन दैट क्लास आपने मुझे सजेस्ट किया था कि आई शुडेंट कंसल्ट एनीबॉडी विदाउट टेकिंग मनी। मैंने आपका ये एडवाइस बहुत अच्छे से सर फॉलो किया है, एंड honestly I am feeling lots of changes in my financial condition also. Thank you so मैं much आपको sir for that. इससे जुड़ी हुई एक बात बताता हूँ, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये आप लोगों को भी काम आएगी। जब भी आप किसी के साथ भी इंटरेक्शन करते हो तो उसकी और आपकी ऊर्जाएं आपस में बात करती हैं। यहाँ पे मैं और आप नहीं बात कर रहे हैं, हमारी ऊर्जाएं बात कर रही, और वो क्योंकि सेम है इसलिए आप मुझे अच्छे से सुन रहे हो। अगर मेरी और आपकी एनर्जीज अलग अलग होती ना, तो आप और मैं एक दूसरे को इतनी देर तक झेल नहीं पाते, है ना। तो कौन बात कर रहा है असल में? असल में तो हमारी ऊर्जाएं आपस में बात कर रही है ना। तो जब ऊर्जाएं बात करती हैं तो वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज भी करती। एक्सचेंज कैसे करती हैं? मैंने कुछ बताया, आपने उसको आत्मसात करा, एक्सचेंज हो गया ना। आपने उसको समझा, फॉलो किया, इस तरीके से समझो। जब हमारे जिस प्रोफेशन में हम लोग हैं, हमारे पास कोई शादी का कार्ड देने तो आता नहीं, हमारे पास तो सारे रोते हुए ही आते हैं, परेशान लोग ही आते हैं, खुशी खुशी में तो कोई भी नहीं आता। मुझे बहुत तकलीफ होती है कई बार, फिर मैं सोचता छोड़ यार, ये तो हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है, हम क्या करें। एक किसी ने मेरे से डेट ऑफ बर्थ डेट निकलवाई कि डिलीवरी होनी है, तो किस दिन हो, प्लैनेट सारे बहुत अच्छे हो, ये हो वो हो, और आप मेरे को डेट निकाल दो। मैंने डेट निकाल दी। 1.5 साल हो गया, उसने एक बार पलट के फोन नहीं किया कि सर बेटा हुआ कि बेटी हुई। हालांकि मुझे तो पहले से पता है, पत्री मेरे पास है तो सब आ जाता है, मुझे पूछने की क्या जरूरत है। लेकिन कर्टसी होती है ना एक, लेकिन जब घर में खुशी होती है तो हम याद आते नहीं, जब जिंदगी में तकलीफ होती है हम तो तभी याद आते हैं। तो डॉक्टर तो तभी काम आता है ना जब बीमार होता है, तो हम तो हैं ही डॉक्टर, तो हमें इस चीज की शिकायत नहीं है, कभी नहीं रहती। लेकिन किसी किसी से ना थोड़ा सा मन लग जाता है, दिल लग जाता है ना। और वो भी पलट के नहीं पूछे बताए तो फिर थोड़ा सा तकलीफ होती है कि यार देखो, मैं तो इसको हमेशा छोटी बहन की तरह ट्रीट करता हूँ, मैंने तो इसको कभी क्लाइंट समझा नहीं, और इसने इतना भी नहीं किया कि एक बार बता दे कि भैया लड़का हुआ लड़की हुई जो भी है। वहां पे थोड़ा सा तकलीफ होती है, बाकी तो हमारा प्रोफेशन ऐसा है। तो जितने लोग भी आपके पास आते हैं अपनी अपनी व्यथा कथा लेके,
वो सब आपके पास अपनी बैड एनर्जीज लेके आते हैं और आपके पास अपनी बैड एनर्जीज छोड़ के जाते हैं और आपसे आपकी गुड एनर्जीज लेके जाते हैं। ये अपने आप होता है, आप करते नहीं हो, ये होता है। ऊर्जाएं आपस में अपना ये काम कर लेती। थोड़े दिनों बाद क्या होगा, थोड़े दिनों बाद आपके घर में लोगों की दी हुई बैड एनर्जीज का ढेर लग जाएगा और आप अपनी गुड एनर्जीज बांट चुके। फिर क्या होने वाला है आपको समझाने की जरूरत नहीं है। रोकना है इसको, कैसे रोकें? तो उसका तरीका ये है कि अगर मैं आपको अपनी गुड एनर्जीज दे रहा हूं तो आप मुझे पैसा दो। अब आप कहोगे पैसे का गुड एनर्जी से क्या मतलब? पैसा गुड एनर्जी ही होता है, बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। मैं चोर उचक्कों की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक आम आदमी जब वो अपना पैसा कमाता है तो अपना बेस्ट पॉसिबल करता है कहीं पे परफॉर्म, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो व्यापार में हो, तब जाके सामने वाला कोई उसको पैसे देता है ना। और वो कमाई जो उसने अपनी मेहनत से करी थी वो मुझे देके जाता है, तो आई कंसिडर इट एज ए गुड एनर्जी। ठीक है, तो मैंने अपनी गुड दी, आप अपनी गुड दो, आपके कर्म जाए खू खाते में, मुझे क्या करना? सिंपल सी बात है। मैं आपकी बैड एनर्जीज को अपने घर में जगह क्यों दूं? मुझे अपनी जिंदगी हेल्प थोड़ी करनी है। क्योंकि मैंने इतने सालों में सब तरह के लोग देखे। मेरे एक क्लाइंट है, मैंने टैरो उनसे सीखा, उनके जैसा टैरो मास्टर मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। जो लोग टैरो जानते हैं वो देखते होंगे, डेक फैलाते हैं, कार्ड फैलाते हैं, फिर सामने वाला उसमें से कार्ड उठाता है, फिर वो बताते हैं, ऐसा होता है ना। उनका एक्सपीरियंस पता है क्या है? आप ऐसे हाथ में डेक लेके बैठो, वो बता देंगे ऊपर वाला पत्ता ये है, नीचे वाला पत्ता ये, तेरे साथ ये होने वाला। कार्ड खोलने की जरूरत नहीं, ऐसी मास्टरी उनकी। और वो मेरे पास कब आई थी? वो 1 रुपए में टैरो करती थी, क्योंकि बहुत पैसे वाले घर की थी। 1 रुपए में टैरो करती थी क्योंकि उनको पैसा चाहिए नहीं था, वो शौक में करती थी। धीरे 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 1-1 रुपए में करते करते हालत क्या हो गई, उनके घर में इतनी नेगेटिविटी हो गई कि जिसका कोई हिसाब नहीं। वो जो बेटे का बता रहा था ना मैं, उनका बेटा निठल्ला है, वो उन्हीं का बेटा है। और आज वो हालत हो गई कि अगर अच्छे समय में वो जो 2 प्रॉपर्टियां बनाई थी उन्होंने वो बनाई ना होती और वो किराए पे नहीं चढ़ी होती तो आज रोटी खाना मुश्किल था। सब लुट गया, धंधा बंद, काम धंधा बंद, चौपट हो गया सब। और जब मेरे पास आई थी तो अब मैं यहाँ पे वो बात नहीं करना चाहता वो किस स्टेज में थी, कैसे उनके प्राण बचे ये ईश्वर ही जानता है। इतनी नेगेटिविटी उनके शरीर के अंदर थी। और आप शायद मेरा इशारा समझ रहे होगे, मैं नेगेटिविटी शरीर के अंदर की बात कर रहा हूँ तो क्या बात कर रहा हूँ। मुझे उसको निकालने में 6 महीने लग गए, तब जाके उनके कहीं प्राण बचे। अगर आप फ्री में किसी को अपनी पॉजिटिविटी दे रहे हो तो आपका ये हाल आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों होने वाला है। इसलिए मैं हर एक को मना करता हूं, कभी फ्री में कोई सेवा मत देना। और मैं पैसे के, मैं जब मैंने ये काम शुरू किया था ना, मैं बहुत शाई था। पैसा मांगना और शर्म से डूब मरना मेरे लिए एक बराबर था। कि किसी से पैसे कैसे मांग लो यार, मैं 2 लाइनें देखने। और अब मैं निहायत ही बेशर्म हूं इस मामले में। पैसे दोगे तो काम होगा, नहीं तो नहीं। एक ने मेरे को फोन किया, बोली आप में जरा भी धर्म नहीं है? मगर ना, कोई धर्म नहीं। तेरी मेरा काम हो जाएगा, मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं पैसा दे दूंगी। मैं नहीं करता इस काम। कि आप तो धर्म कर्म का काम करते हो, आपको तो थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं करता, मैं पक्का बेशर्म। मेरे अकाउंट में पैसे डाल, उसके बाद देखूंगा पुत्री। फ्री में मैं देखता ही नहीं, चाहे जो मर्जी। ये बेशर्मी आपको अख्तियार करनी पड़ेगी अगर आपने अपना और अपने बच्चों का जीवन ठीक रखना है आगे। तो मैं इसलिए नहीं करता कि मुझे पैसा चाहिए, वो तो चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन बिना पैसे के नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का जीवन खराब नहीं करना, अपना जीवन खराब नहीं करना, अपने घर की एनर्जीज खराब नहीं करना। सर एक लास्ट बात आपसे और एक मिनट,
और जो लोग फ्री में अपनी पत्रियां दिखाते फिरते हैं उनके जीवन में कभी कोई सुधार नहीं आएगा, मैं लिख के दे देता हूं। जो लोग फ्री के टोटके ढूंढते रहते हैं ना, अगर उनकी जिंदगी में सुधार तो छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा सुधार नहीं आएगा, मैं उल्टी बात कर रहा हूं, उनकी जिंदगी में जो बिगाड़ आएगा ना उसको कोई रोक नहीं पाएगा। जो लोग फ्री में सलाह लेते हैं, मैं बड़ा हैरान होता हूं, फेसबुक पे वो चल रहा होता है, फ्री कुंडली दिखाओ, फ्री ये करो, तुम मत बोलो हम ही बोलेंगे, बस डेट ऑफ बर्थ डाल दो। पता नहीं क्या तमाशा चल रहा है। हाँ जी राजीव जी, मेरे को ये पूछना था कि धन तो पॉजिटिव एनर्जी है, पर किसी ने वो धन बुरे तरीके से कमाया है तो भी पॉजिटिव है क्या? हमारे पास आके पॉजिटिव हो जाएगा, हमारे कितना टेंशन है। हमने तो अपने सदकर्मों के बदले लिया है ना, और जो सदिच्छा से हमें दे नहीं रहा वो हमारे पास आएगा नहीं, और इसीलिए हम पहले ले लेते हैं। और मेरा अपना एक फंडा है, मैं आपको बताता हूँ सीक्रेट। काट दी मैंने, एडिट कर दी जो बात करनी थी। हाँ जी, और कोई प्रश्न किसी का? सर रेकी के अपने जो लेवल हैं सर उनमें अभी हम इसी कोर्स पे, अभी इसी कोर्स में, ठीक है, सॉरी सर। इधर उधर नहीं जाएंगे, एनर्जी डाइवर्ट नहीं करनी। नमस्कार। नमस्कार जी। शुभा मलैया बोल रही हूँ। जी जी जी। मिट्टी के बारे में जैसे आपने अभी बताया कि काले रंग की मिट्टी शुद्ध होती है, ऐसा कुछ, ऐसा मुझे समझ में आया। बिल्कुल यही बोला। तो मैं जहाँ रहती हूँ एमपी में, हाँ, तो एमपी में मतलब हमारे सागर जिले, मैं सागर से हूँ, तो सागर जिले में पूरे जगह काली मिट्टी होगी। हाँ यहाँ का बिल्कुल, गेहूँ बहुत फेमस है, सरबती। हाँ बिल्कुल 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 ठीक है। तो उसका कैसे प्रभाव, वो तो पूरे एरिया में ही है। नहीं नहीं, वो होती ही सारे एरिया में है। एक पर्टिकुलर प्लॉट के नीचे पीली, दूसरे साथ वाले प्लॉट के पीछे काली, ऐसी थोड़ी होती, वो होती है एरिया वाइज ही। एरिया वाइज ही होती है, एक प्लॉट के नीचे अलग से मिट्टी नहीं होती। वो कोई डलवा ले अपनी मिट्टी, बात अलग है, वो जाएगा कहीं 1000-1500 किलोमीटर से उसको ट्रक मंगाना पड़ेगा, आसपास मिलेगी भी नहीं। आप अपने इलाके में सोचो कि आपको पीली मिट्टी चाहिए तो आपको 500 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तब मिलेगी पीली मिट्टी, नहीं तो मिलेगी नहीं। ठीक है ना? तो हाँ, ऐसा नहीं और होता। मतलब तो इसका प्रभाव क्या क्या होता है काली मिट्टी का, मतलब पूरे, जैसे पूरे एरिया में है तो किस तरह का प्रभाव होगा? ज्यादातर ऐसे इलाकों में इंडस्ट्री और नौकरी वाला हिस्सा वो बहुत ज्यादा चलता है। व्यापार में उद्योग ज्यादा अच्छे चलते हैं, और जो उन उद्योगों में नौकरी करने वाले लोग हैं उनको ज्यादा अच्छा वहां पे वो फलता है। ठीक है ना? बाकी चीजें उतनी नहीं चलती। हाँ, पर मतलब हमारे सागर में वैसे इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई। मेनली बीड़ी इंडस्ट्री अभी तक सबसे ज्यादा वो फ्लरिश किया है, तो बीड़ी की इंडस्ट्री के कारण दूसरी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश नहीं हो पाई। बीड़ी इंडस्ट्री डेवलप हो गई ना, तो शनि के साथ राहु का प्रभाव होगा, काली मिट्टी के साथ थोड़ा सा और भी उसमें एड ऑन हो जाता है। तो अगर हम तो काली मिट्टी शनि से देखते हैं ना ज्योतिष में, तो शनि के साथ राहु जुड़ जाएगा तो बीड़ी की इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी। जैसे पूना का इन्होंने बताया, पूना में जितने भी लोग जन्मते हैं उन सबकी पत्री में मंगल राहु की युति होगी होगी। हाँ, मंगल राहु की उनकी पत्री में युति होगी होगी। दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं या जो स्टेट्स की जो कैपिटल है वहां पे जितने लोग रह रहे हैं उसमें सब में सूर्य शनि की युति मिलेगी। बहुत डिटेल्ड है। अभी इस चीज पे हिंदुस्तान में ज्यादा लोगों ने काम किया नहीं है, मैं ही कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खोदता रहता हूँ। आपको एक बात बताता हूँ, चलो रुको, रिकॉर्डिंग फिर बंद कर देता हूँ, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। चलिए ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। फॉर्म भेज दूंगा, प्लीज फॉर्म सब लोग रात को सोने से पहले भर दीजिएगा, तो सुबह 7-8 बजे तक वीडियो मिल जाएगी। जी, फॉर्म कहाँ पर भेजे जाएंगे? थैंक यू सर। बाय पोस्ट भेजना है, मेरे घर दिल्ली। ग्रुप में है या फिर पर्सनली शेयर किए जाएंगे? अभी ग्रुप में डालूंगा, आपको ग्रुप में ऐड करता हूँ, आप लास्ट मिनट में ऐड हुए हो ना। हाँ, यस। आपको ग्रुप में ऐड करता हूँ। ओके, थैंक यू।